अध्याय 0011 दिव्य व्यायाम शक्ति प्रकट हुई। अध्याय 11 दिव्य व्यायाम शक्ति प्रकट हुई। चेन तियानहू को लगा कि चेन जियांग की सच्ची क्यूई असाधारण रूप से प्रबल थी, लेकिन उसकी सांसें भी अनोखी थीं, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। उसने इस बात पर गंभीरता से विचार किया, फिर कहा, इस युद्ध में मेरे बेटे को मेरा प्रतिनिधित्व करने दो। अगर वह हार गया तो कुलपति का पद तुम्हारे भाई का होगा और वह 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास भी तुम्हें लौटा देगा। चेन तियानहू के प्रस्ताव का मतलब था कि उसे विश्वास था कि चेन जियांग के जीतने की संभावना है, जिससे चेन जियांग के दिल में एक खास दबाव महसूस हुआ। उसने मुड़कर चेन तियानहू की तरफ देखा और देखा कि चेन तियानहू अपनी मुस्कान में गर्मजोशी दिखा रहा था और उसने अपना दिल हिलाया। ठीक है, मुझे आने दो और इस मामले को अपने हाथों से सुलझा लूं। चेन जिनहुआ भीड़ से मैदान के बीच में आया। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था और उसकी आंखें, जो चेन जियांग को देख रही थीं, गर्व से भरी हुई थीं। इतनी कम उम्र में जब वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में प्रवेश कर चुका था, चेन जिनहुआ ने अहंकारी रवैया दिखाते हुए चेन जियांग की युवा कीमियागर उपलब्धि को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर चेन परिवार के कई बुजुर्गों ने मन ही मन अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि एक कीमियागर में कई शक्तिशाली मार्शल कलाकार पैदा करने की क्षमता होती है। गंभीर रूप से घायल चेन हाओहाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, युवाओं में निश्चित रूप से युवा ऊर्जा भरी होती है। अगर लड़ाई के दौरान कोई मर जाए तो क्या होगा? चेन परिवार के प्रतिभाशाली कीमियागर को गलती से मारने पर मुझे उन बूढ़े लोगों द्वारा डांट फटकार कर मार डाला जाएगा। चेन तियानहू ने कुछ नहीं कहा, वह गंभीरता से इस पर विचार कर रहा था। चेन हाओहाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप अपने कीमियागर बेटे को युद्ध में भेजने के लिए दृढ़ हैं और यदि संयोग से लड़ाई के बीच में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो हर कोई केवल आश्चर्य ही कर सकता है कि उसके पास आधे अधूरे कौशल थे। निश्चिंत रहें, अगर मैं घायल हुआ या मारा गया तो यह मेरी अपनी जिम्मेदारी होगी। चेन जियांग ने कहा, वह जानता है कि अगर उसके पिता कुलपति नहीं बन सके, भले ही उसका बेटा एक कीमियागर है, फिर भी चेन हाओहाई द्वारा उसका सख्ती से दमन किया जाएगा, क्योंकि चेन हाओहाई की नज़र में वह एक बड़ा खतरा है। सबने साफ सुना, उसने यही कहा, जब बात ऐसी है तो पहले उसे मेरे बेटे से लड़ लेने दो। अगर वो मेरे बेटे से जीत गया तो साफ हो जाएगा कि वो मेरे छोटे भाई से लड़ने की योग्यता रखता है। चेन हाओहाई के चेहरे पर खुशी के भाव थे, क्योंकि उसने यह निष्कर्ष निकाला था कि चेन जियांग उतना ताकतवर नहीं है। भले ही वह अपने बेटे के खिलाफ जीत हासिल कर ले, लेकिन अपने भाई के खिलाफ जीतना नामुमकिन था, क्योंकि उसका भाई नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। वह न केवल चेन परिवार का कुलपति बनेगा, बल्कि 1000 वर्ष पुरानी रक्त आत्मा घास को पुनः प्राप्त करने में भी सक्षम होगा। चेन जिनहुआ ने अपने पिता की अनुमति मिलने के बाद तिरस्कार भरे चेहरे के साथ कहा, अगर मेरी लापरवाही के कारण तुम्हें गंभीर चोट लग जाती है तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। तुम्हें किसने कहा है कि तुम अपनी क्षमता से ज्यादा काटो? चेन जियांग ने भावशून्य चेहरे के साथ चेन हाओहाई की ओर मुड़कर पूछा, अगर मैं जीत गया तो मैं अपने पिता की जगह लड़ सकता हूँ, है ना? हा। चेन हाओहाई हंसे, हाँ, लेकिन पहले तुम्हें जीतना होगा। चेन हाओहाई का समर्थन कर रहे लोग हंसने लगे। चेन जिनहुआ ने कुंग फू में मुट्ठी बांधने का शिष्टाचार निभाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। ईडी कुंग फू में मुट्ठी ढकने का सौजन्य शुरू करो। चेन तियानहू ने प्रभावशाली नजर से चिल्लाया। जैसे ही चान तियानहू के मुंह से यह शब्द निकला, चेन जिनहुआ तेजी से उछलकर चेन जियांग की ओर दौड़ा। उसकी चाल सौम्य और सुंदर थी और उसके हाथ आसमान की ओर ऊंचे उठे हुए थे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद एक तेज हवा चली और उसके हाथों के चारों ओर एक सुनहरी आभा घूमने लगी और वह आभा तुरंत एक विशाल सुनहरी कुल्हाड़ी में बदल गई। चेन परिवार का उच्च श्रेणी का आत्मिक स्तर का मार्शल कौशल, स्वर्गीय सूर्य कुल्हाड़ी प्रहार, ये किसी की सच्ची क्यूई को एक शक्तिशाली आक्रामक हथियार में बदल सकता है। एक व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, और उच्च श्रेणी का आत्मिक स्तर का मार्शल कौशल सीखना कठिन था, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी थी। चेन जियांग वहीं निश्चल खड़ा, बस आती हुई कुल्हाड़ी को घूर रहा था। जब सब सोच रहे थे कि वह भयंकर धातु ट्रू क्यूई के कारण डरा हुआ है और ट्रू क्यूई को एक सुनहरे कुल्हाड़ी में बदलते देख रहा था जो उसका सिर कुचलने ही वाली थी, चेन जियांग के भीतर से भयंकर क्यूई उमड़ पड़ी और उसने अपना मुंह खोलकर एक जोरदार दहाड़ लगाए। ड्रैगन की तरह इसने सभी के कान के पर्दे झंझना दिए। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि चेन जियांग के मुंह से जो निकला वह नीले रंग की ट्रू क्यूई की एक बड़ी मात्रा थी, जो चेन जिनहुआ की ओर उड़ी और उसे डुबो दिया। सच्ची क्यूई एक नीले अजगर में बदल गई, एक प्राचीन अजगर की तरह, जो चारों ओर के सभी लोगों को चौंका रहा था। ये देखा जा सकता था कि यह सच्ची क्यूई बहुत शक्तिशाली थी और किसी साधारण सूत्र से इसका अभ्यास नहीं किया जा सकता था। जब चेन जियांग ने ड्रैगन जैसी दहाड़ लगाई तो मैदान के पास मौजूद सभी लोग दंग रह गए। उन्होंने आश्चर्य से चेन जियांग को देखा, और अगर उन्होंने चेन जियांग को यह अत्याचारी ट्रू क्यूई निकालते न देखा होता तो उन्हें यकीन ही नहीं होता। चेन तियानहू ने देखा कि उसका बेटा कितना अद्भुत है और इससे वह बेहद गर्वित, उत्साहित और थोड़ा विचलित हो गया। चेन हाओहाई और उसके अनुयायियों का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि वह सच्ची चीज कितनी भयावह थी। चेन जियांग की नीले ड्रैगन की दहाड़ ने चेन जिनहुआ के स्वर्गीय सूर्य कुल्हाड़ी प्रहार को ऐसे चकनाचूर कर दिया मानो वह कांच हो। उसके मुंह से निकला सच्चा क्यूई तूफान बहुत ही भयावह और विनाशकारी शक्ति से भरा था। चेन जिनहुआ का पूरा शरीर खून के धब्बों से भर गया। ये नीला ड्रैगन दहाड़ भी नीला ड्रैगन दिव्य अभ्यास से ही थी। चेन जियांग द्वारा उत्पन्न ड्रैगन दहाड़ मूल ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी।
इसकी शक्ति किसी व्यक्ति के हृदय और आत्मा दोनों को तहस नहस कर देती थी। इसके अलावा उसके मुख से बिजली और आंधी का तूफान फूट पड़ता था और हवा की शक्ति दुश्मन पर वार करने वाले चाकू के समान थी। यह अतुलनीय रूप से दबंग थी। किसी ने पलकें झपकाने की भी हिम्मत नहीं की, कहीं कुछ छूट न जाए। और चेन जियांग ने उन्हें निराश नहीं किया। चेन जियांग की दहाड़ के कुछ ही पल बाद उसका शरीर किसी अजगर की तरह उड़ गया और वह तुरंत ही स्तब्ध और घबराए हुए चेन जेनहुआ के सामने प्रकट हो गया। चेन जियांग की उंगलियां फैलीं और उसकी बाह से एक नीला आभामंडल चमक उठा, जो एक ड्रैगन के पंजे जैसा मजबूत और ऊर्जावान था। और बेहद अत्याचारी नीला ड्रैगन ट्रू क्यू से उमड़ पड़ा। जैसे एक बाज बिजली की तेजी से खरगोश को पकड़ लेता है, वैसे ही उसने चेन जेनहुआ का सिर पकड़ा और उसे तुरंत जकड़ लिया। पंजा अचानक खुल गया, ड्रैगन के पंजे की तरह। पंजे चाकू की तरह तेज थे और शल्क साफ दिखाई दे रहे थे। चेन जेनहुआ के सिर पर अचानक एक नीला अजगर का पंजा दिखाई दिया, जिससे एक तेज और जानलेवा क्यूई फूट पड़ी और सभी के दिल दहल गए। उन्होंने देखा कि चेन जेनहुआ का सिर अजगर के पंजे से ढंकने के बाद उसने एक दयनीय तेज चीख निकाली और चेन जेनहुआ खून की उल्टी करते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। ये एजियो ड्रैगन क्लॉ था, जो एजियो ड्रैगन दिव्य व्यायाम की सुपर मजबूत आक्रामक मार्शल तकनीक थी। सभी ने चेन जेनहुआ का खून से लथपथ शरीर देखा और उसका चेहरा खौफ से भर गया। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि ये क्या हो गया। चेन जियांग ने चेन जेनहुआ को पल भर में और इतने खूबसूरत तरीके से हरा दिया। टकराना। चेन जेनहुआ गिर पड़ा और सब चौंक गए। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और अब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि क्या हुआ था। असामान्य रूप से शक्तिशाली नीला ट्रू क्यूई, एक अजीब और भयावह मार्शल तकनीक, एक अत्याचारी शक्ति का उत्सर्जन करता है, और यह सब चेन जियांग द्वारा किया गया था, जिसके पास आध्यात्मिक नस भी नहीं थी। चेन हाओहाई ने अपने बेटे को गंभीर रूप से घायल होते देखा और वह खून की उल्टी करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने देखा कि चेन जेनहुआ अभी भी सांस ले रहा था और उसने अपनी क्यूई को अपने बेटे के साथ मिला दिया। हालांकि चेन जेनहुआ के शरीर पर कई निशान थे, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, जिससे पता चलता था कि चेन जियांग खुद को संभाल रहा था। चेन हाओहाई ने कृतज्ञता से भरे चेहरे के साथ चेन तियानहू को देखा, जबकि चेन तियानहू ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इसके लिए केवल उसके अधूरे कौशल को ही दोषी ठहराया जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी आसानी से घायल हो गया। चेन जियांग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। चेन जियांग की आंखों में भाव स्पष्ट थे, न तो ठंडे और न ही नीरस। मैं अब अपने पिता की ओर से लड़ सकता हूँ। अध्याय 0012 महान असमानता का युद्ध। अध्याय 12 महान असमानता का युद्ध। चेन जियांग न सिर्फ एक युवा कीमियागर था, बल्कि उसने नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर में भी प्रवेश किया था। इतनी उपलब्धियों के बावजूद उसने न तो कोई अहंकार दिखाया और न ही कोई घमंड। इसी चतुराई के कारण चेन परिवार के शाखा कमांडर और बुजुर्ग मन ही मन उसके व्यवहार की सराहना करते थे। चेन जियांग ने चेन हाओहाई के बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। वह चेन हाओहाई का छोटा भाई चेन यिहान था, जो 7वें दर्जे का नश्वर मार्शल क्षेत्र का अभ्यासी था। वह दाढ़ी वाला एक सुंदर आदमी था। वह धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ा और शुरू से ही कुछ नहीं बोला था। चेन जियांग को उसके साथ युद्ध करना था, लेकिन उसके पास केवल 5वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के अभ्यासी की ताकत थी। किसी ने भी वहां से जाने का साहस नहीं किया, क्योंकि चेन परिवार के कुलपति चुनाव में वास्तव में ऐसी घटना घट चुकी थी और यह ऐसी बात थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। चेन यिहान ने अपने भतीजे को पराजित होते देखा, लेकिन उसने क्रोध का एक निशान भी नहीं दिखाया और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसने कहा, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हों, आप फिर भी एक 7वें स्तर के नश्वर मार्शल दायरे के विशेषज्ञ के खिलाफ हारने वाले हैं। चेन यिहान को मानना पड़ा कि अगर चेन जियांग को कुछ साल और मिल जाएं, तो वह उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन यही भविष्य था और अभी उसके जीतने की संभावना 100% थी। चेन यिहान ने आइस ट्रू क्यूई के साथ अभ्यास किया और चेन परिवार में इस प्रकार का ट्रू क्यूई अभ्यासी विशेष था। चेन परिवार की छोटी पीढ़ी में से किसी ने भी नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंचे किसी वरिष्ठ को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने पहले किसी को ऐसा करते सुना होता तो वे इसे पागलपन समझते। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन अब जब चेन परिवार के सभी सदस्यों ने देखा कि चेन जियांग की तकनीकें कितनी भयंकर थीं, तो उनके दिल अनिश्चितता से भर गए। लेकिन ज्यादातर अब भी यही मानते थे कि चेन जियांग हार जाएगा। आखिरकार न सिर्फ उम्र में बल्कि ताकत में भी काफी फर्क था। चेन यिहान ने कई उच्च स्तरीय युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया था, यहाँ तक कि उसकी सच्ची क्यूई भी कहीं ज्यादा मजबूत थी और एक भी युवा अभ्यासी चेन यिहान का मुकाबला करने की क्षमता नहीं रखता था। एक बड़ी असमानता की लड़ाई, जहाँ सत्ता का अंतर बहुत ज्यादा था, शुरू होने ही वाली थी। सब चुपचाप देख रहे थे, क्योंकि यह परिवार के अगले मुखिया का फैसला करने वाला निर्णायक मुकाबला था। चेन जियांग ने नीला ड्रैगन दिव्य व्यायाम का केवल 2 महीने अभ्यास किया था और उसके पास यिन और यांग दिव्य शिराएं थीं। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आत्मा क्यूई को अवशोषित करने और अपने भीतर सच्ची क्यूई को बढ़ाने में काफी समय बिताया था। आखिरकार वह एक साथ 5 सच्ची क्यूई भंवरों की साधना कर रहा था, जिनमें 5 अलग अलग प्रकार के गुण थे, इसलिए उसकी सच्ची क्यूई कहीं अधिक प्रबल थी। 5वें स्तर के सच्चे क्यूई क्षेत्र और 7वें स्तर के सच्चे आभा क्षेत्र के बीच 6ठे स्तर का दिव्य इंद्रिय क्षेत्र भी था। दिव्य इंद्रिय, यद्यपि आपकी आत्मा की साधना थी, यह एक प्रकार की नियंत्रित करने वाली सच्ची क्यूई प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति को संचित कर सकती थी।
ये सच्ची क्यूई को नियंत्रित करने में प्रमुख सहायता प्रदान करती है और समय के साथ यह व्यक्ति की सच्ची क्यूई को भी मजबूत कर सकती है। दिव्य इंद्रिय की साधना करने के बाद व्यक्ति सच्ची क्यूई आभा शक्ति की साधना शुरू कर सकता है। चेन यिहान 7वें स्तर के सच्चे आभा क्षेत्र में था और वह अपनी प्रचंड क्यूई आभा का इस्तेमाल कर सकता था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका सच्चा क्यूई मुकाबला कर सके, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि वह चेन जियांग को हरा देगा। चेन जियांग का भयानक युद्ध कौशल सभी को डरा सकता था, लेकिन जिन्हें सच्ची क्यूई का ज्ञान था वे देख सकते थे कि चेन जियांग की सच्ची क्यूई बहुत अपरिपक्व थी और उसकी तुलना क्यूई आभा से नहीं की जा सकती थी। हालांकि अपने ही स्तर के अन्य लोगों की तुलना में यह अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। चेन यिहान धीरे धीरे चेन जियांग की ओर बढ़ा और उसके हर कदम के साथ तापमान तेजी से गिर रहा था। चारों ओर बर्फीली हवा बह रही थी और ज्यादातर लोग देख सकते थे कि चेन यिहान सफलता के कगार पर था। उसकी बर्फीली सच्ची क्यूई बेहद तेज थी। चेन जियांग चेन यिहान से ज्यादा दूर नहीं था और उसे लगा कि इस तरह की कड़ाके की ठंड बहुत ज्यादा है। इसी समय चेन यिहान ने सच्ची क्यूई आभा को जमा दिया, जो केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर ही प्राप्त की जा सकती है। चेन जियांग ने अपने शरीर में वर्मिलियन बड ट्रू क्यूई का प्रयोग किया, जो अग्नि से उत्पन्न ट्रू क्यूई थी। ठंडी क्यूई के प्रभाव में आकर चेन जियांग उत्तेजित हो गया। वर्मिलियन बड ट्रू क्यूई उसके डेंटियन के भीतर से उसकी असंख्य हड्डियों और चारों अंगों में प्रवाहित होने लगी। वर्मिलियन बड ट्रू क्यूई द्वारा उत्पन्न आरामदायक गर्मी को महसूस करने के बाद चेन जियांग का शरीर अचानक आए अकड़न से अंततः उबर गया। हे। चेन यिहान की भयावह हंसी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और अचानक उसकी हथेली के बीच से एक सफेद बर्फीली क्यूई बहने लगी। खतरनाक बर्फ जैसी ठंडी क्यूई आभा साफ दिखाई दे रही थी और सीधे चेन जियांग के सिर की ओर बढ़ रही थी। चेन जियांग ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ रहा है और वह सांप की तरह फिसलन भरा और लचीला होकर आगे की ओर खिसक गया। चेन यिहान के हमले से बचने की कोशिश करते हुए तेजी से आगे की ओर खिसकते हुए उसने भी अप्रत्याशित रूप से हमला कर दिया। चेन जियांग की चाल लचीली और रहस्यमय थी और उसके दोनों हाथ ड्रैगन के पंजों में बदल गए। उसके दोनों हाथों से मंत्रमुग्ध कर देने वाला नीला ड्रैगन ट्रू क्यू बह निकला और यही वह नीला ड्रैगन पंजा था जिसका इस्तेमाल पहले चेन जिनहुआ को हराने के लिए किया गया था। लेकिन इस बार उसने अपने दोनों हाथों से एक ड्रैगन पंजा निकाला, जिससे सभी की सांसें थम गईं। हुंफ! चेन यिहान ने एक ठंडी व्यंग भरी आवाज निकाली और दो बर्फीली क्यूई हथेलियां चेन जियांग के ड्रैगन पंजों की ओर साहसपूर्वक उठीं। जब चेन यिहान की हथेलियां चेन जियांग के ड्रैगन पंजों से टकराईं तो एक ठंडी क्यूई फूट पड़ी और चेन जियांग के नीले ड्रैगन पंजों का जोड़ा अचानक टूट गया। चेन जियांग की बाहें बर्फ की एक मोटी परत से ढकी हुई थीं और ठंडी क्यूई उसके शरीर में समा रही थी और उसके पूरे शरीर को अकड़ रही थी। चेन यिहान ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, उसके पैरों से बर्फ जम गई और वह थोड़ा उछला। उसने चेन जियांग के गाल पर जोर से लात मारी, जिससे चेन जियांग 10 फीट दूर जा गिरा। चेन जियांग जमीन पर गिर पड़ा। तेज बर्फ के कारण उसका गाल कट गया और उस पर कुछ निशान पड़ गए। उसकी बाहों पर जमी बर्फ भी टूट गई, लेकिन उसके दोनों हाथ सचमुच जम गए थे। दिव्य व्यायाम से बना ताई ची आरेख घूमने लगा और उसके शरीर के अंदर बह रही ठंडी क्यूई को सोखने लगा। साथ ही ज्वलंत सिंदूरी पक्षी की सच्ची क्यूई को उसकी बाहों में प्रवाहित होने दिया, जिससे ठंड का दर्द दूर हो गया। चेन जियांग को अब एहसास हुआ कि भले ही उसके पास एक दिव्य अभ्यास था, फिर भी उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी उसे जीतना था। हा, मुझे ये स्वीकार करना होगा कि चेन परिवार में अब तक पैदा हुए सभी प्रतिभाशाली लोगों में से आप सबसे महान हैं, लेकिन आप और आपके पिता बहुत घमंडी हैं। चेन यिहान एक दुष्ट मुस्कान के साथ कदम दर कदम चेन जियांग की ओर बढ़ा, मानो उसे चेन जियांग को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह चेन परिवार के सामने चेन जियांग के कई टुकड़े करना चाहता था, अपनी ताकत दिखाना चाहता था और सबको डराना चाहता था। अचानक चेन जियांग एक झटके से सचमुच खड़ा हो गया और सबको लगा कि कुछ देर पहले लगी किक से उसे गंभीर चोट लगी है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। चेन यिहान समेत सभी हैरान थे। किनारे पर जहां चेन तियानहु देख रहा था, उसने राहत की सांस ली और खुद को ठीक करने के लिए क्यूई स्थानांतरित किया। ये देखकर कि चेन जियांग को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, चेन यिहान आगे की ओर कूद पड़ा। शान और सौम्यता से चलते हुए वहां मौजूद सभी लोगों के लिए ये चपलता का कौशल आंखों को भा रहा था। चेन यिहान के पास आते ही चेन जियांग को ऐसा महसूस हुआ कि वह बर्फ और हिम से भरी दुनिया के अंदर है और उसके पैरों के नीचे बर्फ की एक परत जमी हुई है। चेन यिहान ने छलांग लगाई और उसकी ठंडी मुट्ठी इतनी जोरदार थी मानो आसमान हिला दे। उसकी मुक्का तुरंत चेन जियांग की छाती पर पड़ी और जहां उसे मारा गया था वहां से खून बहने लगा, लेकिन वह तुरंत बर्फ से ढक गया। ये गहन हिम आभा ऊर्जा है, एक उच्च श्रेणी का गहन मार्शल कौशल। इसे छोड़ने से धातु में भी छेद हो सकता है और पत्थर भी टूट सकते हैं, चेन तियानहु ने गरिमापूर्ण स्वर में कहा। मारा जाने के बाद चेन जियांग ने लगभग उसी समय चेन यिहान से आने वाली उड़ती हुई किक को चकमा दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप चेन यिहान की किक जमीन पर गिरने पर बर्फ की एक परत से ढक गई और बड़ी मात्रा में ईंटें टूट गईं और इसने झटके से पत्थरों को भी कुचल दिया और उन्हें जमा दिया। क्यूई आभा का प्रयोग करने की दो कमजोरियां हैं। ये सच्ची क्यूई और दिव्य भावना को जल्दी से खत्म कर देता है, लेकिन अगर वह क्यूई आभा का उपयोग नहीं करता है तो आपको चोट नहीं लगेगी, चेन तियानहु ने कहा। चेन जियांग को पता था कि वह लड़ाई को केवल लंबा खींच सकता है। अध्याय 0013 5 तत्वों का सम्मिलन। अध्याय 13
5 तत्वों का सम्मिलन। ये बेकार है, मेरे पास बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रू क्यूई है, तुम शायद इसे ज्यादा देर तक नहीं खींच पाओगे और सबसे पहले गिरोगे। चेन यिहान ने आपत्ति जताई। उसने चेन जियांग पर फिर से हमला शुरू कर दिया और उस पर अनगिनत वार किए। हमलों की झड़ी लगने से पहले ही चेन जियांग घायल हो गया था। अब जब चेन यिहान लगातार दबाव बनाए हुए था तो उसे पूरा यकीन था कि चेन जिंग जल्द ही उसके हाथों मर जाएगा। चेन यिहान ने लगातार मुक्कों की बरसात की, अपनी गहन हिम आभा ऊर्जा से लगातार हमला किया। उसने ये हमले बहुत दूर से भी किए ताकि चेन जियांग जवाब न दे सके और बस सहता रहे। हा, अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हें अपने पिता के लिए लड़ना होगा, लेकिन अब देखो तुम में विरोध करने की भी ताकत नहीं है। चेन यिहान जोर से हंसा। चेन जियांग के शरीर पर उसकी त्वचा के अंदर से फूटने वाली गहन हिम आभा ऊर्जा के प्रहारों के कारण कई खूनी छेद उभर रहे थे। चेन जियांग ने अपने शरीर में ताई ची यिन यांग आरेख को घुमाते हुए एक गहरी सांस ली। अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से उसने अपने शरीर में संग्रहित सच्ची क्यूई के 5 तत्वों को नियंत्रित किया और उन्हें आपस में मिला दिया। सच्ची ची के 5 तत्व एक साथ मिलने लगे। अभी चेन जियांग के लिए जीतने का एकमात्र मौका सच्ची ची के 5 तत्वों का एक साथ इस्तेमाल करना था। हालांकि सच्ची ची के 5 तत्वों के एक साथ मिल जाने के बाद वह निडर और उग्र हो जाएगा। उसकी वर्तमान मेरिडियंस इस दबाव को सहन नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कभी भी सच्ची ची के 5 तत्वों को एक साथ मिलाने का प्रयास किसी ने नहीं किया था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि किसी को भी ऐसा करने का अवसर ही नहीं मिला था। चेन जियांग इस रहस्यमय क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे जिसे शुद्ध पागलपन कहा जा सकता है। अगर वह ची को नियंत्रित नहीं कर पाते तो चीगोंग विचलन हो जाता और परिणामस्वरूप चेन जियांग की मृत्यु हो जाती। हालांकि वह सफल रहा। हालांकि उसे लगा कि उसकी मेरिडियन फटने वाली है। उसके डेंटियन के भीतर ट्रू क्यूई के 5 तत्व वास्तव में पूरी तरह से एक साथ मिल गए थे, लेकिन इसे नियंत्रित करना अभी भी बहुत कठिन था और उसकी मेरिडियन से ट्रू क्यूई की एक बड़ी मात्रा नष्ट हो गई थी। चेन जियांग जानता था कि उसे ट्रू क्यूई के समाप्त होने से पहले जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। उसे चेन यिहान को हराने के लिए इस भयावह शक्ति का उपयोग करना था। चेन जियांग से अचानक एक प्रचंड आभा फूट पड़ी। चेन यिहान का दिल धड़क उठा क्योंकि अचानक प्रकट हुई सच्ची क्यूई एक दबंग और अत्याचारी स्वभाव की थी जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने से नहीं हिचकिचाएगी। चेन जियांग का शरीर प्रचंड सत्य ची के प्रहार से दर्द से कराह रहा था और वह दर्द से चीखने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। अचानक दमनकारी ची लहरें बाहर निकलने लगीं। एक चीख ने उनके आसपास की हर चीज को समुद्र की तरह घेर लिया और पूरा मैदान बुरी तरह हिल गया। चेन जियांग के पास की सभी ईंटें टूटने लगीं। संपूर्ण विश्व की हर चीज 5 तत्वों से बनी है। इन 5 मूल शक्तियों के मिलन से स्वर्ग और ब्रह्मांड का निर्माण होता। उस क्षण चेन जियांग ने 5 मूल शक्तियों को मिलाकर ब्रह्मांड की शक्ति सार्वभौमिक सत्य क्यूई का निर्माण किया था। गिर जा। चेन यिहान के शरीर के भीतर से एक बर्फीली ची फूट पड़ी। चेन जियांग से उसे जितना ज्यादा खतरा महसूस होता उतना ही ज्यादा वह लड़ाई खत्म करके चेन जियांग को जल्दी से हराना चाहता ताकि उसे जीतने से रोका जा सके। चेन जियांग की आंखों में बिजली चमक रही थी। वह बड़े बड़े कदमों से चेन यिहान की ओर बढ़ा और उसके पैरों के तलवे विनाशकारी प्रकृति वाली सार्वभौमिक शक्ति से भर गए। उसके हर कदम से फर्श की टाइलें टूट गईं। उसकी तीव्र गति का वेग 10,000 घोड़ों के झुंड जैसा था। गहन हिम आभा ऊर्जा। चेन यिहान की भौहें तन गईं जब उसने चेन जियांग की ओर देखा। उसकी दोनों मुठ्ठियां एक साथ हिल गईं और दो और निडर, बर्फीली, ठंडी आभा ऊर्जाओं ने चेन जियांग की ओर एक ठंडी क्यूई वार किया। इस समय चेन जियांग की मानसिक स्थिति पागलों जैसी थी। उसके मन में बस एक ही विचार था, चेन यिहान को हराना। दोनों गहन हिम आभा ऊर्जा टकराते ही पत्थरों को चीर डालने में सक्षम थीं। चेन जियांग ने अपनी दोनों हथेलियों से भयावह आभा ऊर्जाओं को पकड़ते हुए दहाड़ लगाए। बर्फ की एक परत ने क्षण भर के लिए उसकी भुजाओं को ढक लिया, लेकिन पल भर में ही टूट गई और उसका आक्रमण रुका नहीं। चेन जियांग को चेन यिहान के सामने पहुंचने में बस एक पल लगा। उसकी मुट्ठियों ने आगे की ओर प्रहार किया और प्रत्येक मुट्ठी से एक ट्रू क्यूई विस्फोट हुआ। यह एक बहुत ही सामान्य उच्च श्रेणी का नश्वर स्तर का मार्शल कौशल तूफान नाशक मुट्ठी निकला। प्रत्येक मुट्ठी से एक ट्रू क्यूई विस्फोट होता था और यह बेहद घातक था, लेकिन बदले में ये बहुत सारी ट्रू क्यूई को नष्ट कर देता था। जैसे ही हर मुट्ठी हवा में चलती, गरजती हुई क्यूई तरंगें निकलती। फिर भी चेन जियांग की मुट्ठियां बिजली की तरह तेज थीं। मुट्ठियों के बाद मुट्ठियों की लहरें बिना रुके बढ़ती गईं, मानो तूफान नाशक मुट्ठी चलाने में सच्ची क्यूई का कोई क्षय ही न हुआ हो। चेन जियांग ने यूनिवर्सल ट्रू क्यूई के साथ स्टॉर्म किलिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया था। शक्ति के इस भयावह स्तर ने सभी के दिल दहला दिए। हमले का ये स्तर वास्तव में क्यूई आभा के बराबर था। चेन यिहान को चेन जियांग के बेकाबू तूफानी मारक मुक्कों का प्रतिरोध करने के लिए क्यूई आभा का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जो जमीन पर बारिश की तरह उसके शरीर पर बरस रहे थे। हर प्रहार का प्रतिरोध करते हुए उसका दिल बैठ गया। प्रचंड ट्रू क्यूई विस्फोट ने उसे भयभीत भी कर दिया। अगर एक भी मुक्का उस पर लग जाता तो गंभीर रूप से घायल होना अपरिहार्य था। कुछ और सांसों के बाद भी चेन जियांग ने लगातार दर्जनों तूफान नाशक मुक्के दागे। चेन तियानहू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका बेटा वाकई बहुत बहादुर था, लेकिन उसे अंदाजा था कि चेन जियांग की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। अपनी सीमा से परे शक्ति का प्रदर्शन करना असल में उसके अपने शरीर के लिए नुकसानदेह था। मादरचोद। चेन यिहान उन पागल तूफान मारक मुट्ठियों
का विरोध करता रहा। वह खुद को कोसने से नहीं रोक सका। बाकी सभी के लिए ये पहली बार था जब किसी ने इतने अनोखे तरीके से तूफान मारक मुठियों का इस्तेमाल किया था। ये भी पहली बार था कि उन्हें समझ आया कि यह उच्च श्रेणी का नश्वर स्तर का मार्शल कौशल अप्रत्याशित रूप से इतना भयावह हो सकता है। चेन जियांग के शरीर से सार्वभौमिक सच्ची ची का तीव्र रिसाव हो रहा था। वह मन ही मन पछता रहा था। उसे लग रहा था कि अगर उसके अंदर की सच्ची ची खत्म हो गई और चेन यिहान अब भी पराजित नहीं हुआ तो उसका विनाश निश्चित है। चेन जियांग ने अचानक अपना मुंह खोला और एक जोरदार दहाड़ लगाए। क्षितिज पर एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी। चेन जियांग ने अपने मुंह से एक जोरदार साफ ट्रू क्यूई निकाली, जिसने चेन यिहान की आकृति को एक ही चीख में डुबो दिया। ये नीला ड्रैगन दहाड़ था, लेकिन इस बार रंगीन सार्वभौमिक सच्ची क्यूई बाहर निकल रही थी। इस दहाड़ के भीतर बिजली, ज्वाला, जल, बर्फ और कई अन्य प्रकार की विशेषताएं थीं। चेन यिहान को उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग अचानक इतना बड़ा दांव चला देगा। उसने अपनी सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करते हुए तेजी से पीछे हटकर उनके बीच जगह बना ली। उसने अपनी क्यूई आभा को बर्फ की परत बनाने के लिए छोड़ना शुरू कर दिया ताकि इस हिंसक सच्ची क्यूई हमले का विरोध किया जा सके। अचानक चेन जियांग के हाथों में एक तलवार दिखाई दी जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। TLN ब्रॉडस्वॉर्ड दा डाओ। चेन जियांग के पूरे शरीर से एक जोरदार सच्ची ची निकल रही थी। उसने ब्लेड को पीछे खींचा और चीखते हुए अपनी बची हुई सारी सच्ची ची ब्लेड में उड़ेल दी। इससे एक चमकदार नीली आभा फूटी, जिससे एक तेज ड्रैगन जैसी दहाड़ निकली जिसने पत्थर को चीर दिया और बादलों को चीर डाला। ये दृश्य वहां मौजूद लोगों के दिलों और आत्माओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। चेन जियांग आसमान में उछल पड़ा। उसकी नीली रोशनी से चमकती तलवार ने बस एक धुंधलापन छोड़ दिया था। अदम्य बल से हवा को चीरता हुआ तलवार चेन यिहान के सिर की ओर बढ़ गई। नहीं, दूर से आवाज गूंजी। तलवार चेन यिहान को दो टुकड़ों में बांटने के इरादे से नीचे की ओर घुमाई गई थी, लेकिन धार उसकी गर्दन के ठीक पास आकर रुक गई। चेन जियांग के उस त्वरित और शक्तिशाली हमले को प्राप्त करते हुए हिंसक ट्रू क्यूई चारों दिशाओं में फैल गई और हर कोई पत्थर की नक्काशी की तरह खड़ा था और चेन जियांग को तलवार पकड़े हुए घूर रहा था। चेन जियांग की अदम्य और दबंग सैन्य शक्ति देखकर हर कोई अवाक रह गया। बिना आध्यात्मिक शिरा के वह बेकार कैसे हो गया? वह तो बस एक भयानक राक्षस है। 16 साल की उम्र में भी 7वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के अभ्यासी को हराना, ये सचमुच एक चमत्कार था। इसके अलावा चेन जियांग एक कीमियागर भी था। उनके परिवार ने इस प्रकार की प्रतिभा को जन्म दिया। केवल इस तथ्य ने ही चेन परिवार के कई सदस्यों के दिलों को अतुलनीय रूप से उत्साहित कर दिया। चेन जियांग अंडरस्को 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 चेन जियांग अंडरस्को 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 चेन जियांग। कई लोग एक साथ चेन जियांग का नाम पुकार रहे थे। उनके दिलों में उनकी भावनाएं नए गर्व से भर गईं। पहले तो सबको लगा था कि चेन जियांग का याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति की चुनौती स्वीकार करना एक निराशाजनक लड़ाई लड़ने जैसा होगा, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर चेन जियांग को अपनी जीत का पूरा भरोसा था। अध्याय 0014 अमर और शैतान का कुंड। अध्याय 14 अमर और शैतान का कुंड। मैदान के अंदर चेन तियानहु घायल चेन हाओहाई और चेन यिहान के पास पहुंचा। उनका सामना करते हुए उसने कहा, तुम और मैं दोनों ही कुलपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका अंत इस तरह होगा। हम चेन परिवार के सदस्य हैं और हम सभी को एकजुट होना चाहिए। अगर तुम मुझे अपना कुलपति मानने से इनकार करते हो तो तुम अपने अनुयायियों को लेकर चेन परिवार छोड़ सकते हो। चेन हाओहाई और चेन यिहान दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चेन जियांग की ओर देखा और गहरी सांस ली। चेन हाओहाई ने चेन तियानहु का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। भारी स्वर में उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम चेन परिवार का नेतृत्व कर सकोगे। मैं चेन हाओहाई चेन परिवार का सदस्य रहा हूँ और मरने के बाद भी चेन परिवार का भूत बन जाऊंगा। मैं चेन हाओहाई नए कुलपति से पूरी तरह सहमत हूँ। चेन हाओहाई और चेन यिहान मूर्ख नहीं थे। उन्हें समझ आ गया था कि चेन जियांग की क्षमता कितनी भयावह है। अगर उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो जल्द ही उसके एक जबरदस्त कीमियागर बनने के अच्छे मौके होंगे। अगर आप अभी अच्छे संबंध बना लेते हैं तो बाद में आपको उसका फायदा मिल सकता है। किसी उच्च स्तरीय कीमियागर को नाराज करना समझदारी नहीं है। साथ ही चेन तियानहु अब अपनी सारी पुरानी दुश्मनी भुला रहा था, जो उनके लिए अच्छी बात है। दो वरिष्ठों, कृपया मुझे पिछले अपराधों के लिए क्षमा करें। हमारे चेन परिवार को इस जमीन पर कई सालों तक जीवित रहने के लिए हमारे बीच कोई आंतरिक कलह नहीं होनी चाहिए। चेन जियांग ने चेन हाओहाई और चेन यिहान के सामने पहुंचकर माफी मांगी। चेन जियांग के बयानों और कार्यों ने चेन परिवार के कई बच्चों और बड़ों को मन ही मन सहमति में सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इतनी कम उम्र में ही उसने एक दुर्जेय बुजुर्ग को हरा दिया था, फिर भी वह घमंडी नहीं था, बल्कि वास्तव में बहुत विनम्र था। चेन परिवार के कई कनिष्ठों में इस तरह की सूक्ष्मता दुर्लभ है। चेन भाई भी कुछ शर्मिंदा थे। मेरे प्यारे भतीजे, पहले जाकर ठीक हो जाओ। चोटों को लंबे समय तक घसीटना भविष्य की साधना के लिए हानिकारक हो सकता है। चेन यिहान ने अपने कुछ उपचारात्मक दान देते हुए कहा। एल्डर प्रतियोगिता के इस निष्कर्ष पर पहुंचने से अन्य एल्डर्स काफी संतुष्ट हो गए। एक एल्डर ने स्पष्ट और गूंजती आवाज में कहा, देवियों और सज्जनों, भोज 10 दिन बाद होगा, लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप उसके बाद भी रुकें। उस समय तक कई अन्य परिवार किसी न किसी को इसमें शामिल होने के लिए भेज चुके होंगे। उस समय आपके लिए अन्य परिवारों से दोस्ती करने का यह एक अच्छा अवसर होगा।
चेन जियान अपने कमरे में लौट आया। अपने जख्मी शरीर को देखते हुए वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी कुछ समय पहले चेन यिहान के साथ उसका मुकाबला बहुत खतरनाक था। फिर भी इस समय उसका मन उत्साहित था क्योंकि नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर उसके पास नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर किसी को भी हराने की ताकत थी। पिछली लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक देने के बाद उसे लगा कि उसकी शक्ति का स्तर कुछ बढ़ गया है। उसने क्यूई के इस्तेमाल का काफी अनुभव हासिल कर लिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सुना था कि एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए कई लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है। जैसे ही चेन जियांग उपचार की गोलियां लेने वाला था, उसकी आंखों में 2 आभाएं प्रतिबिंबित हुईं। उसने पलकें झपकाईं तो देखा कि बाई यूयू और सू मेयाओ सीधे चेहरे के साथ उसके सामने खड़े थे। अरे बदमाश, अभी तो तू बहुत जल्दबाज था। अगर तू मर जाता तो हम क्या करते? हमने तेरे शरीर पर बहुत ज्यादा जोर लगा दिया है, बाई यूयू ने ठंडे भाव से चिल्लाया। चेन जियांग को अपनी रीढ़ में एक ठंडी सी सिहरन महसूस हुई। सू मियो ने जीभ बाहर निकाली और कहा, हालात पर गौर करने के बाद शैतान, तुम कुछ हद तक हिम्मत वाले निकले। इस बार हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगली बार तुम्हें सावधान रहना होगा। अपने कपड़े उतारो, मैं मरहम लगाने में तुम्हारी मदद करूंगी। चेन जियांग और चेन यिहान की लड़ाई के दौरान बर्फीली सच्ची आभा के कारण उसका शरीर कई घावों से भर गया था। उसका शरीर खून के अनगिनत धब्बों से ढका हुआ था। अगर उसका विशेष उपचार न किया जाता तो उसे ठीक करना मुश्किल होता। इस प्रकार चेन जियांग अब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और सू मेयाओ के नर्म और कोमल हाथों का आनंद ले रहा था, जो कुछ मलहम लगा रहे थे, जिससे उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। परंपरा के अनुसार अन्य परिवारों को नवनिर्वाचित चेन परिवार के मुखिया के स्वागत समारोह में आमंत्रित किया गया था। हालांकि अन्य परिवारों के आने में काफी समय लग गया, इसलिए वास्तविक समारोह कुछ देर बाद आयोजित किया गया। लेकिन इस भोज में सबका ध्यान चेन जियांग और याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच होने वाली अपेक्षित कीमिया प्रतियोगिता पर था। हर कोई इस आगामी कीमिया प्रतियोगिता की चर्चा कर रहा था, इसलिए इस समय भोज में बहुत से लोग आ रहे थे। कई लोग चेन परिवार को अपमानित होते देखने आए थे। चेन परिवार की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसलिए चेन जियांग की हालिया उपलब्धियों की खबर फैल न सके। सुबह सुबह चेन जियांग ने नीले रंग के सत्व की एक बूंद थूक दी। यह ओस की बूंद उसके ड्रैगन लार अभ्यास के प्रयोग से जमी थी। वह आने वाले 10 दिनों में और भी कीमिया तकनीकें सीखना चाहता है और एक नश्वर स्तर की मध्यम श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने की कोशिश करना चाहता है। उनकी उम्र में एक नश्वर स्तर के मध्य ग्रेड क्वेंचिंग बॉडी डैन को जमाना महान प्रतिभाशाली कीमियागरों के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त था, और यहाँ तक कि उनमें से कई को पार कर गया। तुम इतने कम समय में नश्वर स्तर के मध्य स्तर को निखारना चाहते हो, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं सू मेयाओ इस तरह के चुनौतीपूर्ण काम करना पसंद करता हूँ। सू मेयाओ की कोमल आवाज चेन जियांग के दिमाग में घूम गई। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बहन मेयाओ, तो जल्दी से मुझे सिखाओ। सू मेयाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी खुशी से मत मुस्कुराओ, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि तुम नश्वर स्तर के निम्न श्रेणी के दानों को परिष्कृत करने में काफी कुशल हो और मध्यम श्रेणी के दानों को परिष्कृत करने का भी तुम्हें थोड़ा अनुभव है, फिर भी तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं है। तुम्हें नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर होना होगा। तब दिव्य ज्ञान से तुम ज्वालाओं को सटीकता से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाओगे और पर्याप्त नियंत्रण के साथ दानों को तुरंत जमा दोगे। चेन जियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, खैर, मैं अपनी शक्ति का स्तर बढ़ाते हुए नश्वर स्तर की मध्य श्रेणी की आत्मा जड़ी बूटी के विकास को तेज करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं कीमिया प्रतियोगिता के दिन से पहले ही इसे पूरा कर लूंगा। सू मेयाओ ने कहा, दिव्य ज्ञान का अभ्यास करने के लिए आपको बड़ी मात्रा में सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे सफलतापूर्वक दिव्य ज्ञान में विलीन हो सकें। इसमें एक निश्चित स्तर की कठिनाई है, लेकिन चूंकि आप ताई ची दिव्य व्यायाम का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए ये प्रक्रिया बहुत तेज होनी चाहिए। फिर भी इसे 10 दिनों में करना संदिग्ध है। चेन जियांग ने हल्की सी आह भरी। वह बहुत अधीर हो गया था और यह एक बड़ी वर्जना थी। खैर, अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने का अभी भी एक तरीका है। सू मेयाओ ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कैसे? चेन जियांग ने जल्दी से पूछा। अचानक बाई यूयू अपनी बर्फीली आवाज में कहती है, अमर और शैतान पुल। तभी चेन जियांग को याद आया कि अमर और शैतानी चट्टान के नीचे एक अजीब सा कुंड था। जब वह वहां गिरा था तो वह उसमें सांस ले पा रहा था और कुंड चमक भी रहा था, लेकिन इसके अलावा उसे उसमें कुछ खास नहीं दिखा। क्या वह चट्टान के नीचे का अजीब तालाब है? चेन जियांग ने अनिश्चितता से पूछा। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें हमारे निजी दुश्मन ने उस कुंड में जबरदस्ती धकेला था। सू मेयाओ के शब्दों ने चेन जियांग को कुछ उत्सुक कर दिया। पता चला कि इन 2 बेजोड़ मार्शल आर्ट लड़कियों को वहां गिराया गया था। आखिर वह जगह रहस्यमय कैसे है? चेन जियांग जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे शक होता जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अमर और शैतानी चट्टान हमेशा डेथ क्यूई से भरी रहती थी, फिर भी किसी वजह से उस कुंड के पास डेथ क्यूई का कोई निशान नहीं था। जब चेन जियांग को पता चला कि अमर और शैतानी कुंड असाधारण है, तो उसने तुरंत पानी में ड्रैगन की लार मिला दी। फिर उसमें तरह तरह की स्पिरिट जड़ी बूटियां और फूल डाल दिए। इसके बाद उसने अपने पिता का अभिवादन किया और चुपचाप चेन परिवार के विला से निकलकर अमर और शैतानी चट्टान की सैर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने सू मेयाओ को अमर और शैतान चट्टान के बारे में बताते हुए सुना।
उस जगह को अमर और शैतान चट्टान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां अमर और शैतान दफनाए गए थे। वह कुंड उनकी लाशों से निकली शुद्ध ऊर्जा से रूपांतरित हुआ था। किसी ने जानबूझकर उस कुंड का निर्माण किया था और उसके आसपास की मृत्यु क्यों भी अमर और शैतान की लाशों के अतिप्रवाह के कारण उत्पन्न हुई है। सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग भयभीत हो गया। अमर और शैतान तो पौराणिक प्राणी हैं और उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी लाशें वहां पड़ी होंगी। इससे वह बेहद उत्साहित भी हुआ। अगर वह कुंड सचमुच शुद्ध ऊर्जा से बना है और वह उसे पाने में कामयाब रहा। अध्याय 0015 सिंदूरी पक्षी अग्निपंख अध्याय 15 सिंदूरी पक्षी अग्निपंख। चेन जियांग अमर और शैतान चट्टान पर पहुंचे और काले रंग की डेथ क्यूई को देखते हुए उन्होंने बुदबुदाया, क्या इस दुनिया में वास्तव में अमर और शैतान है? सू मेयाओ ने हल्की सी खर्राटों के साथ जवाब दिया, बिल्कुल। ऐसा मत सोचो कि सच्चा मार्शल क्षेत्र मार्शल अभ्यासियों के लिए सबसे मजबूत अवस्था है। सच्चे मार्शल क्षेत्र के ऊपर 3 और चरम अवस्थाएं हैं और उसके बाद निर्वाण क्षेत्र है। एक सफल निर्वाण के बाद व्यक्ति स्वर्गीय मार्शल क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा और एक विशाल स्थानिक दुनिया में पहुंच सकेगा जिसे स्वर्गीय मार्शल दुनिया कहा जाता है। उन विशाल दुनियाओं के बारे में मत सोचो। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसे नश्वर मार्शल वर्ल्ड कहा जाता है और यह विशाल भी है। यहाँ आत्मा क्यूई बहुत कम है, इसलिए राक्षस जानवरों का जमावड़ा बहुत कम है। जो सच्चे मार्शल आर्ट के अभ्यासी हैं वे उन जगहों की यात्रा करते हैं जहाँ आत्मा क्यूई बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। वहाँ शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बादलों की तरह प्रचुर मात्रा में होते हैं और राक्षस जानवर भी बहुत होते हैं। हालांकि इसे बहुत खतरनाक भी माना जाता है। अगर किसी के पास एक निश्चित मात्रा में ताकत नहीं है तो उस क्षेत्र में मृत्यु अवश्यंभावी है। चेन जियांग ने पहली बार मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में सुना था और उसे हैरानी हुई। हालांकि उसे ये भी एहसास हुआ कि वह कितना तुच्छ है। पहले वह सोचता था कि सच्चा मार्शल क्षेत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सच्चे मार्शल क्षेत्र से ऊपर भी कोई स्तर हैं। बेटे, यह नश्वर मार्शल वर्ल्ड बहुत विशाल है। इसके अलावा भी कई मुख्य भूमियां हैं। इनमें से कुछ मुख्य भूमियों में कई दुर्जेय मार्शल कलाकार हैं और इस अंतहीन दुनिया में कई छिपे हुए क्षेत्र हैं। इन छिपे हुए क्षेत्रों में तुम्हें कई स्वर्गीय गड़े हुए खजाने मिल सकते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास पर्याप्त ताकत है तो तुम पूरे मार्शल वर्ल्ड की विशालता का अनुभव कर पाओगे। अभी तुम्हें बस ये समझना है कि तुम कितने छोटे और महत्वहीन हो। वाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी कस ली। इस बार दुनिया का एक संक्षिप्त दृश्य उसके सामने था और अपनी ताकत को लगातार बढ़ाकर ही वह इस युद्धप्रिय दुनिया में पैर जमा सकता था जहां ताकतवर लोग जंगल के पेड़ों की तरह मजबूत और अविचल होते हैं। चेन जियांग रसातल में कूद गया। इस समय वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 5वें स्तर पर था और उसके नीचे एक तालाब था। अपनी ताकत को देखते हुए उसे धीरे धीरे नीचे उतरने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। छप छप चेन जियांग एक बार फिर सफेद रोशनी से चमकते कुंड में दाखिल हुआ। कुंड के पास अक्सर अथाह राक्षस दिखाई देते थे, लेकिन चेन जियांग को इसकी कोई चिंता नहीं थी क्योंकि इन संक्रमित राक्षस जानवरों की ताकत औसत थी और चेन जियांग की मौजूदा ताकत उनसे निपटने के लिए पर्याप्त से ज्यादा थी। मियो बहन, मैं अमर और शैतानी कुंड का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? चेन जियांग ने अपने हाथों से अजीब पानी को मथते हुए पूछा। पानी चमक रहा था, इसके अलावा उसे इस जगह में कुछ भी अजीब नहीं लगा। सू मेयाओ ने कहा, अमर और शैतानों की मृत्यु के बाद उनकी लाशों से बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा बाहर निकली, लेकिन आप इन ऊर्जाओं को अवशोषित नहीं कर सकते। आखिरकार यह आपकी ऊर्जा नहीं है। हालांकि आप इस ऊर्जा का उपयोग केवल शरीर और आत्मा को परिष्कृत करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। चेन जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। मुझे अमर और शैतान पूल में कब तक रहना चाहिए? सू मेयाओ, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि आप तब तक रुक सकते हैं जब तक आप दर्द सहन नहीं कर सकते। आपको बस पूल के अंदर कूदना है और ताई ची दिव्य व्यायाम करना शुरू करना है। साथ ही ऊर्जाओं को अपने शरीर में निर्देशित करने का प्रयास करना है। चेन जियांग ने बिना देर किए अपने कपड़े उतार दिए और अंदर कूद गया, खुद को कुंड में डुबो लिया। वह पानी के अंदर सामान्य रूप से सांस ले सकता था, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा इससे उसे राक्षस जानवरों के हमलों से भी सुरक्षा मिली। खुद को पानी में डुबोने के बाद चेन जियांग ने ताई ची दिव्य व्यायाम करना शुरू किया। अचानक उसे लगा कि उसके शरीर को चारों दिशाओं से एक विचित्र शक्ति द्वारा दबाया जा रहा है, मानो उसके शरीर को एक गेंद की तरह सिकोड़ना हो, जिससे वह लगातार सतर्क हो रहा था। उसी समय एक विचित्र ऊर्जा उसके शरीर में बेतहाशा दौड़ गई। वह लगातार उसके शरीर के हर हिस्से पर बरस रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर फट जाएगा। हर हड्डी मानो छोटे छोटे कीड़े उसे काट रहे हों और यह एहसास मौत से भी बदतर था। अमर और शैतानी कुंड से लगातार छाले निकल रहे थे और पानी भी लगातार हिल रहा था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि चेन जियांग नीचे से कुंड में बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। अज्ञात समय के बाद चेन जियांग का शरीर नीचे के कुंड से तैरने लगा। वह कुंड के किनारे लेटा हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उसने कहा, मैं अभी तक नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर में कैसे प्रवेश नहीं कर पाया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी जल्दी सफलता पा सकते हो? तुम अभी सिर्फ शरीर को निखार रहे हो ताकि तुम्हारा पूरा शरीर और भी शक्तिशाली बन जाए और साथ ही तुम्हारी आत्मा भी उन्नत हो। सू मेयाओ की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। चेन जियांग खड़ा हुआ, अपनी दोनों मुट्ठियां कस लीं और अपने मजबूत शरीर को महसूस किया।
हालांकि उसे अभी नश्वर मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर में प्रवेश करना बाकी था, फिर भी एक ठोस नींव रखी जा चुकी थी। मैं कितने दिनों तक बेहोश रहा? चेन जियांग ने पूछा। उसे अमर और शैतानी कुंड में अकल्पनीय पीड़ा सहनी पड़ी थी। समय का कोई बोध नहीं था। सिर्फ 5 दिन। हालांकि इस अमर और शैतानी कुंड का कोई खास उपयोग नहीं है, फिर भी यह आपको अमर शैतानी शरीर की बुनियादी बातों का अभ्यास करने देता है, सु मेयाओ ने कहा। चेन जियांग का दिल इस अमर शैतानी शरीर को देखकर मन ही मन चौंक गया और नाम सुनकर उसे पता चल गया कि यह बहुत ही भयानक है। अमर और शैतानी चट्टान। नीचे की खाई में कभी कभी एक गर्जनापूर्ण विस्फोट होता था, साथ ही अजीब सच्ची ची का एक क्षीण उभार भी होता था। ये सच्ची ची एक प्राचीन उतार चढ़ाव भरे वातावरण की अनुभूति से भरी हुई थी, जो एक अकथनीय दबाव के साथ उमड़ रही थी। वह सच्ची ची चेन जियांग थी जो नीले ड्रैगन दिव्य व्यायाम का अभ्यास करके अपनी नीले ड्रैगन सच्ची ची को मुक्त कर रही थी। चेन जियांग अमर और शैतानी चट्टान से नहीं हटा, बल्कि नीचे नंगे सीने अभ्यास करता रहा। उसकी लोहे की मुट्ठी पर नीला सच्चा ची साहसपूर्वक ऊपर उठ रहा था, लगातार चट्टान पर प्रहार कर रहा था और टूटे हुए पत्थर तेजी से उड़ रहे थे। उसका पूरा शरीर सच्चा ची से भर गया था। उसने चट्टान में एक छोटी सी गुफा बनाते हुए कई वार किए, लेकिन उसकी सांसें स्थिर रहीं, जिससे पता चलता था कि उसकी सच्चा ची और शरीर की शक्ति अब और भी ज्यादा प्रबल हो गई थी। हर मुक्के के साथ सच्ची ची उछलकर सीधे उसकी बाह से उसके सिर में पहुंच जाती और अचानक उसके मस्तिष्क में आध्यात्मिक शक्ति जमा हो जाती, जिससे उसका मस्तिष्क विकसित होता और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती। ये दिव्य ज्ञान के अभ्यास की विधियों में से एक थी। जब चेन जियांग नीचे अभ्यास कर रहा था तो शोर कम नहीं था। पहले शांत खाई अब गड़गड़ाहट से गूंज रही थी और पूरी खाई में गूंज रही थी। 2 दिनों के बाद चेन जियांग को लगा कि उसकी सच्ची क्यूई अब पूरी हो गई है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति और भी बढ़ गई है, और जब तक वह अपने आत्मिक सागर को खोलता है, वह नश्वर भौतिक क्षेत्र दिव्य इंद्रिय क्षेत्र के छठे स्तर तक आगे बढ़ सकता है। सफलता पाने के लिए किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति का प्रबल होना आवश्यक है। TLN दिव्य भावना शेषी को आत्मा की भावना या केवल आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा का उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है। मैंने दिव्य भावना का उपयोग किया, न कि आत्मा का, क्योंकि यह उचित लगा, क्योंकि दिव्य भावना का उपयोग करना आत्मा का उपयोग करने से बेहतर लगा। स्तर 6 की दहलीज पार करने के लिए तैयार हो जाओ। चेन जियांग ने एक लंबी सांस ली। 2 दिनों के अभ्यास के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कितना अत्याचारी था, और यह सब अमर और शैतानी कुंड में हुए शोधन के कारण था। चेन जियांग जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और पूरी तल्लीनता से अपने शरीर के भीतर सच्ची ची को संचालित करने लगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को मुक्त करते हुए उसने दोनों को एक साथ मिला दिया। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके आत्मा के द्वार को महसूस किया और सच्ची ची का उपयोग करके उसे तोड़ दिया। ताई ची दिव्य अभ्यास का गहन हृदय नियम चेन जियांग की सच्ची क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति को उसकी आत्मा के भीतर छिपे आत्मिक द्वार की खोज करने के लिए निर्देशित कर रहा था। जल्द ही चेन जियांग को एक सुनहरा द्वार दिखाई दिया, मानो वह उसकी आंखों के ठीक सामने हो। दरवाजा देखते ही दिव्य इंद्रिय जगत उसके ठीक सामने था, उसकी भौहों के बीच सघन और एक ही विचार से गतिमान नीला सच्चा ची अचानक एक पंजे में, फिर एक गंभीर नीला अजगर में बदल गया। नीला अजगर में तब्दील हुआ सच्चा ची एक भयंकर गर्जना करता हुआ उस सुनहरे द्वार से टकराया। जैसे ही नीला ड्रैगन दरवाजे से टकराया, वह एक धमाके की आवाज के साथ बाहर की ओर उड़ा। चेन जियांग ने एक चमकदार सुनहरी आभा देखी। उसी समय उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके शरीर के हर हिस्से में एक कठोर सच्ची ची प्रवाहित हुई, और वह आश्चर्य से चीखने से खुद को रोक नहीं सका। सच्ची ची के 5 तत्व उसके शरीर के अंदर से तेजी से बाहर निकले, एक प्रचंड हवा को ऊपर उठाते हुए चारों दिशाओं में बहने लगे। क्या यह नश्वर मार्शल क्षेत्र का छठा स्तर है? चेन जियांग ने अपनी आंतरिक सशक्त और दुर्जेय सच्ची क्यूई को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, साथ ही साथ अपनी दिव्य भावना को मुक्त कर दिया, और चारों ओर परेशानी का मामूली संकेत उसकी मुट्ठी में था। चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं, हल्के से मुस्कुराया। इस बार मैं उस चाल का उपयोग कर सकता हूँ। उसकी पीठ के पीछे अचानक एक ज्वलंत आभा फूट पड़ी। लपटें उसकी पीठ के पीछे उठते हुए विशाल पंखों के जोड़े में बदल गईं। एक ज्वलंत आभा एक चमक के साथ फूट पड़ी और गर्म लहरें उठीं, जो फीनिक्स के पंखों की एक जोड़ी जैसी लग रही थीं। सिंदूरी पक्षी अग्निपंख उड़ो। चेन जियांग की हंसी फूट पड़ी जैसे ही उसके अग्निपंख ऊपर की ओर फड़फड़ाए, और कुछ ही समय में उसका सिलहूट काले डेथ क्यूई में चला गया। यहीं पर नश्वर मार्शल क्षेत्र के छठे स्तर ने अपनी शक्ति दिखाई। आंतरिक सच्ची क्यूई को शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय से नियंत्रित करके उसे ठोस बनाए रखने के लिए चेन जियांग की आंतरिक सच्ची क्यूई को बाहर निकाला जा सका, ताकि वह पंखों में परिवर्तित होकर आकाश में उड़ सके। अध्याय 0016 याओ परिवार। अध्याय 16 याओ परिवार। चेन जियांग अमर और शैतानी चट्टान के ऊपर खड़ा था। उसने अपने सिंदूरी पक्षी अग्निपंख हटा दिए थे। सच्ची ची को पंखों में बदलने के लिए एक अत्यंत उच्चस्तरीय तकनीक की आवश्यकता थी। उसने ताई ची दिव्य व्यायाम का अभ्यास किया, जिसमें निश्चित रूप से इस प्रकार की युद्ध तकनीकें शामिल थीं। जैसे ही चेन जियांग अमर और शैतानी चट्टान की चोटी पर पहुंचा, उसने नीचे से लड़ाई की आवाजें सुनी। हालांकि दूरी काफी थी, फिर भी वह अपनी दिव्य इंद्रियों से उन्हें साफ सुन पा रहा था। चेन जियांग तुरंत उसकी ओर उड़ने लगा। अगर यह कोई साधारण युद्ध होता तो वह जरा भी ध्यान नहीं देता, लेकिन लड़ाई की आवाजें बहरा कर देने वाली थीं और बड़े धमाकों का कारण बन रही थीं।
चेन जियांग ने इससे यह अनुमान लगाया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। चेन जियांग चुपचाप हवा में उड़ता हुआ एक जंगल के पास पहुंचा। वहां उसने 2 खूबसूरत किशोरों को 5 काले लिबास पहने हमलावरों के सामने खड़ा देखा। दोनों काफी कमजोर लग रहे थे, लेकिन उनकी ताकत संतोषजनक थी। वे 5 काले वस्त्रधारी लोगों की चाकू की तकनीक से मेल खा रहे थे, लेकिन उनकी सच्ची क्यूई पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। अगर वे देर करते रहे तो वे निश्चित रूप से 5 काले वस्त्रधारी लोगों द्वारा मारे जाएंगे। ऐसा लगता है कि यह जू परिवार की काल्पनिक तलवार तकनीक है, जहां तलवार से निकलने वाली आभा भ्रम पैदा करती है, जिससे विरोधियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। चेन जियांग ने अपने जीवन काल में विभिन्न मार्शल आर्ट पुस्तकें पढ़ी थीं और एक नज़र में ही तलवार की शैली को तुरंत पहचान सकता था। ये जानने के बाद कि वे जू परिवार के सदस्य हैं, चेन जियांग चुपचाप नहीं बैठ सका। आखिरकार जू जियाजियान उसकी मंगेतर थी और चेन और जू परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध भी थे। ध्यान रहे, चेन जियांग चिल्लाया। उसका शरीर नीले इंद्रधनुष जैसा लग रहा था जैसे ही वह शोरगुल की ओर उड़ रहा था। उसका हाथ ड्रैगन के पंजे में बदल गया और सीधे काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सिर की ओर बढ़ा। वह दहाड़ा और उसके मुंह के अंदर से एक नीली सच्ची क्यूई तरंग निकली जिसने काले वस्त्रधारी व्यक्ति को ढक लिया। नीले ड्रैगन की दहाड़ के साथ चेन जियांग के नीले ड्रैगन के पंजे ने काले वस्त्रधारी व्यक्ति का सिर पकड़ लिया। पल भर में काले वस्त्रधारी व्यक्ति की खोपड़ी हड्डी और मांस के टुकड़ों में बिखर गई। इस अचानक हुए पागलपन भरे क्रूर बल के दृश्य ने शेष 4 काले वस्त्रधारी पुरुषों और जू परिवार के 2 सदस्यों को स्तब्ध कर दिया। नीला ड्रैगन की महिमा से युक्त सच्ची क्यूई ने उनके हृदय को भय से झकझोर दिया। निस्संदेह उनके लिए सबसे चौंकाने वाली चीज वह युद्ध तकनीक थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। चेन जियांग द्वारा काले वस्त्रधारी व्यक्ति की खोपड़ी तोड़ने के बाद ड्रैगन का पंजा तुरंत मुट्ठी में बदल गया और दूसरे काले वस्त्रधारी व्यक्ति पर वार करने लगा। एक ही पल में उसने दर्जनों वार किए, जिससे हवा जैसी प्रतिबिंबें बन गईं। वे सीटी बजाते हुए उस चकित काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर भेजे गए। वार उसके शरीर पर जोरदार लगे और वार के बाद कई विस्फोट हुए। ये तूफान नाशक मुट्ठी थी। चेन जियांग की सच्ची क्यूई अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, इसलिए तूफान नाशक मुट्ठी का इस्तेमाल करना काफी आसान और सरल था। उसे सच्ची क्यूई की खपत की चिंता नहीं करनी पड़ी और हर मुट्ठी की विस्फोटक शक्ति अद्भुत थी। इसका विरोध करना काफी मुश्किल था और यह भी कि वह इस तकनीक का इस्तेमाल एक साथ कई बार कर सकता था। कुछ ही पलों की मेहनत से चेन जियांग ने एक और काले वस्त्रधारी आदमी को हरा दिया। इस प्रदर्शन के बाद जू परिवार के 2 किशोरों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और अपनी तलवारों से हमला जारी रखा। चेन जियांग के लड़ाई में शामिल होने के बाद बचे हुए काले वस्त्रधारी सैनिक अपनी 2 हार देखकर पीछे हटने लगे। वे जल्द ही बुरी तरह से घायल हो गए और उन्हें इस तरह के नतीजे की उम्मीद नहीं थी। बचाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ भाई, एक थोड़े लंबे किशोर ने मुट्ठी बांधते हुए कहा। इसे छोटा भाई जू मिंग कहते हैं। जू जिलोंग, दूसरे किशोर ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा। बचाव के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महान भाई। यद्यपि चेन जियांग केवल 16 वर्ष का था, वह बहुत बड़ा और लंबा था, इसलिए वह अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व दिखता था। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम चेन जियांग है। हमारे चेन और जू परिवार की दोस्ती कई पीढ़ियों से है, इसलिए ये जरूरी है। चेन जियांग ने भी विनम्रता से जवाब दिया। इससे जू मिंग और जू जिलोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका रक्षक चेन जियांग होगा। चेन जियांग जू परिवार में काफी प्रसिद्ध था क्योंकि उनकी प्यारी स्वर्ग की बेटी जू जियाजियान चेन जियांग की मंगेतर थी। हालांकि जू परिवार के कई छोटे सदस्य चेन जियांग के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वे जानते थे कि चेन जियांग में किसी योद्धा जैसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, इसलिए वे चेन जियांग के शक्ति प्रदर्शन से चकित थे। क्या तुम सच में चेन जियांग हो? जू मिंग को इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगा। चेन जियांग ने सिर हिलाते और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, आप दोनों को हमारे चेन परिवार के भोज में शामिल होने के लिए यहाँ आना चाहिए। जू मिंग और जू जिलोंग ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था, फिर भी उन्होंने चेन जियांग से कोई सवाल नहीं किया। आखिरकार यह अशिष्टता होगी। यह व्यक्ति उनका रक्षक था। इन लोगों का मूल क्या है? वे तुम्हारी हत्या क्यों करना चाहते थे? चेन जियांग ने जमीन पर पड़े 3 घायल काले वस्त्रधारी आदमियों को देखा। जू मिंग ने कहा, वे किसी अनजान संगठन के हत्यारे हैं। उनकी ताकत नश्वर मार्शल दायरे के 5वें स्तर पर होनी चाहिए। हम उनसे रास्ते में मिले थे। जू मिंग और जू जिलोंग ने बाकी तीनों के सिर काट दिए। उन्होंने उनके पास से कुछ भी नहीं निकाला और न ही उनसे पूछताछ करने का उनका कोई इरादा था। चूंकि ये हत्यारे विशेष रूप से प्रशिक्षित थे, इसलिए वे मरते हुए भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। वाह भाई चेन, तुम्हें नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर में प्रवेश करना चाहिए था, वरना तुम उन 2 काले वस्त्रधारी आदमियों को आसानी से नहीं मार पाते। जू मिंग ने चेन जियांग के अचानक दौड़कर आने और कैसे उसने उन 2 काले वस्त्रधारी आदमियों को पल भर में मार गिराया, इस बारे में सोचा। किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वे चेन जियांग का सम्मान करते थे क्योंकि हालांकि वे उससे उम्र में बहुत बड़े थे, फिर भी वह उनसे ज्यादा ताकतवर था। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अभी अभी आगे बढ़ा हूँ। चेन ने सच्ची क्यूई लपटें छोड़ी और लाशों को भस्म कर दिया। इससे जू मिंग और जू जिलोंग थोड़े हैरान हुए। सच्ची क्यूई लपटें एक रसायन शास्त्र की लपट थीं। इस बार उन्हें समझ आया कि चेन जियांग ने याओ परिवार की प्रतिभा की चुनौती स्वीकार करने का साहस क्यों किया।
जू जिलॉन के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे जब वह बोला, महान भाई चेन, मुझे सचमुच नहीं लगा था कि तुमने इतने समय तक अपनी ताकत छिपाई होगी। पहले मैं हमेशा तुम्हें नीची नज़र से देखता था। कृपया मुझे माफ कर दो। चेन जियांग ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, आखिरकार इस दुनिया में ताकत सबसे पहले आती है। ठीक है, क्या जियाजियान भोज में शामिल होने आ रही है? जू मिंग मुस्कुराई और बोली, वह तुम्हारे और याओ परिवार की प्रतिभाशाली महिला के बीच चुनौती का कारण है, वह कैसे नहीं आ सकती? कोई आश्चर्य नहीं कि इस छोटी बच्ची के दिल में सिर्फ बड़ा भाई चेन है और उसे अपनी पसंद पर इतना भरोसा है। चेन जियांग अवाक रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जू जियाजियान सचमुच याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपनी चुनौती देगा। शुरू में उसने कहा तो जरूर था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। वाह भाई चेन, याओ परिवार का वह प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत चालाक है। हालांकि आप ताकतवर हैं, चुनौती उसी ने दी है, इसलिए वह रसायन विद्या में जरूर प्रतिस्पर्धा करेगा। उसकी ताकत भी शायद कमजोर नहीं है। ये हमेशा से एक रहस्य रहा है, जू मिंग ने कहा। जू जिलोंग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने उस आदमी को देखा है, वह बहुत घमंडी है। पहले उसे हमारे जू परिवार में आमंत्रित किया गया था और वह पहले से ही छोटी बहन जियानजियान को घूर रहा था और दूसरों पर ध्यान नहीं देता था। हालांकि उसकी कीमिया अद्भुत है, इसलिए कुलपिता और पुरखों ने उसे सहन किया। इसलिए वे जियानजियान और उस आदमी का विवाह करवाना चाहते हैं। चेन जियांग ने याओ परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में पहले ही सुन रखा था। वह बहुत घमंडी और अभिमानी माना जाता था, लेकिन कई लोगों को यह स्वाभाविक लगता था क्योंकि वह सबसे कम उम्र के कीमियागरों में से एक था। सामने वोहू शहर की चहल पहल थी। चेन जियांग और जू मिंग ने दूर से घोड़ों का एक दल धीरे धीरे वोहू शहर की ओर बढ़ता देखा। घोड़ों और गाड़ियों का ये दल बहुत भव्य था। कुल 5 आलीशान घोड़ा गाड़ियां थीं और प्रत्येक को 8 घोड़े खींच रहे थे, लेकिन एक गाड़ी दल में एक आदमी घोड़े पर सवार था जो बहुत ही प्रभावशाली और शांत लग रहा था। उसके पूरे चेहरे पर स्लाटर क्यूई की झलक थी और एक नज़र से ही पता चल जाता था कि वह एक अंगरक्षक है। हाँ, याओ परिवार के सदस्य वाकई असाधारण हैं। चेन जियांग ने घोड़ागाड़ी पर बड़े याओ चिन्ह को देखते हुए कहा, जबकि उन अंगरक्षकों के आलीशान कपड़ों पर भी याओ चिन्ह अंकित था। याओ परिवार का अंदाज हमेशा से ही हाई प्रोफाइल रहा है। तुम तीनों जल्दी से अपना नाम बता दो, वरना हम तुम पर हत्यारों जैसा सजा देंगे। अचानक गाड़ीवानों की टोली से एक जोरदार चीख सुनाई दी। इससे चेन जियांग और जू मिंग नाराज हो गए। उनके जवाब के तुरंत बाद एक लंबी दोधारी तलवार अचानक तीर की तरह प्रकट हुई। उसके ऊपर शक्तिशाली ट्रू क्यू दिखाई दी और वह सीधे चेन जियांग की ओर उड़ रही थी। अध्याय 0017 मार्शल आर्ट संप्रदाय। अध्याय 17 मार्शल आर्ट संप्रदाय। चेन जियांग ने तेजी से कुछ कदम उठाए। उसका हाथ ड्रैगन के पंजे जैसा था। बिजली की तरह चमकते हुए उसने उड़ती हुई तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और अचानक एक शक्तिशाली ची विस्फोट हुआ। तलवार से ट्रू क्यू को रोकते हुए चेन जियांग का हाथ ही एकमात्र चीज थी जो थोड़ा सा हिली। वह पहाड़ की तरह दृढ़ता और स्थिरता से खड़ा था। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं चेन जियांग हूँ, चेन परिवार का सदस्य। तुम कौन हो? जल्दी से अपना नाम बताओ, वरना मैं तुम्हें हत्यारा समझूंगा। इस घोषणा से जू मिंग और जू जिलोंग के दिल कांप उठे। चेन जियांग साफ तौर पर याओ परिवार की गाड़ी के प्रति उकसावे की मुद्रा में था। ये तो पता ही था कि याओ परिवार ने अपनी पारिवारिक प्रतिभा की रक्षा के लिए कई विशेषज्ञ भेजे थे। बस वह उड़ती हुई तलवार ही उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए काफी थी। अगर चेन जियांग की जगह वे वहां खड़े होते तो वे उस तलवार को रोक नहीं पाते। भाई जियांग। दोनों पक्षों के बीच सन्नाटे के बीच गाड़ी के अंदर से एक मधुर और कोमल आवाज आए। अचानक एक पतली सी आकृति लड़खड़ाती हुई तेजी से उड़ती हुई बाहर आए। अच्छी नजर के बिना कोई उस व्यक्ति की शक्ल सूरत नहीं देख पाता। हालांकि चेन जियांग साफ साफ बता सकता था कि यह जू शियानजियान ही थी। उसकी किंग गोंग में महारत बहुत ऊंची थी। चेन जियांग भी हैरानी से हांफने से खुद को नहीं रोक पाया। TLN किंग गोंग चकमा देने और गति के लिए चीनी मार्शल तकनीक। जू शियानजियान की चाल ऐसी लग रही थी मानो वह बस जमीन को छू रही हो। एक ही सांस में वह 100 फीट चलकर चेन शियांग और बाकियों के सामने पहुंच गई। एक आकर्षक मुस्कान के साथ उसने कहा, जियाओ क्यू, जियाओ बा, तुम भी यहाँ हो। जू मिंग और जू झीलन दोनों ने नाक भान सिकोड़ी। जैसे ही जू मिंग ने कहा, छोटी बच्ची, तुम्हें हमें बाहर वालों के सामने ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, वरना हम सबके सामने अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। जू जियानजियान ने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर प्यार से हंसी, जिससे उसके मीठे और कोमल गालों पर 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए। यह एक सुंदर और हृदयविदारक अभिव्यक्ति थी। चेन जियांग खुद को जू जियाजियान के खूबसूरत चेहरे को सहलाने से रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, तुम अपने पति के दुश्मनों के साथ कैसे रह सकती हो? अभी अभी तो उन लोगों के समूह ने मुझे लगभग मार ही डाला था। जू जियांगसियन ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि भाई जियांग बहुत दुर्जेय है। वह तलवार याओ परिवार के एक बुजुर्ग ने फेंकी थी। चेन जियांग को याद आया कि पिछला ट्रू क्यूई विस्फोट वाकई काफी भयावह था। इसकी शक्ति कम से कम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थी। हालांकि उसने ट्रू क्यूई के सभी 5 तत्वों का अभ्यास किया था ताकि वह आसानी से उससे पार पा सके। याओ परिवार की गाड़ी रुक गई क्योंकि कई लोग घोड़ागाड़ी से नीचे उतर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वे चेन जियांग के हटने का इंतजार कर रहे थे। भाई जियांग, हमें चलना चाहिए, जू जियाजियान ने धीरे से कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।
चेन जियांग ने बेरहमी से फेंकी गई तलवार को याद करते हुए गाड़ीवानों की तरफ ठंडी नजरों से देखा और मन ही मन गुस्से से भर गया, क्योंकि अगर वो कोई आम इंसान होता तो उसकी मौत अन्यायपूर्ण होती। चेन परिवार के कनिष्ठ, आओ और याओ परिवार के बुजुर्ग को सलाम करो। गाड़ी के पास इंतजार कर रहे एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सलामी नहीं दूंगा जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। इसके अलावा मेरे चेन परिवार में एक भी नियम नहीं है जो मुझे याओ परिवार के किसी बुजुर्ग को सलामी देने का निर्देश देता हो। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। जू मिंग और जू जिलियांग अचानक चेन जियांग की प्रशंसा करने लगे। उसने न केवल याओ परिवार के एक सदस्य का विरोध करने का साहस किया, बल्कि याओ परिवार के एक बुजुर्ग की उपस्थिति में भी ऐसा किया। घमंड से भरा एक बेकार आदमी। हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। विडंबना यह है कि एक घमंड से भरी आवाज सुनाई दी। ये बहुत कमजोर लग रही थी, फिर भी चेन जियांग के कानों तक पहुंची, जिससे पता चला कि इस आदमी की ताकत काफी अच्छी थी। आखिरकार वे कम से कम 100 फीट की दूरी पर थे। जू जियांग की भौहें सिकुड़ गईं। धीरे से खर्राटे लेते हुए उसने चेन जियांग का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, उसकी परवाह मत करो। चेन जियांग ने उपहास किया। उसने उस तलवार को कसकर पकड़ लिया जो अभी अभी फेंकी गई थी और अपनी सच्ची ची उसमें उड़ेल दी, फिर तलवार को दूर खड़े उस गाड़ीवान दल की ओर फेंक दिया। नीली सच्ची ची ने तलवार को ढंक लिया। वह उड़कर बीच वाले गाड़ीवान के पहिए में घुस गई और एक नीली रोशनी छोड़ती हुई एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे पहिए को चकनाचूर कर दिया। लेकिन चूंकि उस आलीशान गाड़ी के 4 पहिए थे, वह स्थिर रही। जू मिंग, जू जिलोंग और जू जियांगसियन हक्के बक्के रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग बार बार याओ परिवार के सदस्यों को उकसाएगा। चेन जियांग के तलवार फेंकने से भी उन्हें गहरा सदमा लगा। उसमें जो जबरदस्त ताकत थी वह उस तलवार के बराबर थी जो कुछ देर पहले याओ परिवार के बुजुर्ग ने फेंकी थी। माफ करना, मैंने अभी अभी तलवार लौटाई है, लेकिन उसे लेने वाला कोई नहीं आया, चेन जियांग ने धीमे स्वर में कहा। हालांकि उसकी आवाज चारों दिशाओं में फैल गई और उत्तेजना से भरी हुई थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो, याओ तियानहुआ गुस्से से चिल्लाया, पर उसने उसकी बात नहीं मानी। ऐसा लग रहा था मानो उसे रोका जा रहा हो। गाड़ी दल आगे बढ़ता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। मेरे पिता अभी भी गाड़ी के अंदर हैं, मुझे उनके साथ जाना है। शायद भविष्य में मुझे उनके पास रहने का मौका न मिले, जू जियांग ने व्यथित स्वर में कहा। उसके सुंदर चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। चेन जियांग ने उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, जाओ। जू जियांग तेजी से भाग गई। चेन जियांग ने सोच विचार कर उसकी पीठ पर नजर डाली और पूछा, भविष्य में उसे अपने पिता के साथ जाने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? जू मिंग भौहें सिकोड़ते हुए बोला, बड़े भाई चेन, क्या तुमने अमर पर्वतों के अंदर उन मार्शल आर्ट संप्रदायों के बारे में सुना है? ये छोटी बच्ची शायद उन मार्शल आर्ट संप्रदायों की दीवानी हो जाएगी और उनमें से किसी एक में दाखिला ले लेगी। इन संप्रदायों में शक्तिशाली युद्ध विशेषज्ञों की संख्या आकाश में बादलों जितनी प्रचुर थी। कई युद्ध कलाकार जीवन भर वहां जाने की इच्छा रखते थे, लेकिन जाने का सबसे अच्छा समय बचपन होता था। यदि आप उन संप्रदायों में प्रवेश करना चाहते हैं तो नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर तक आगे बढ़ने के बाद आवेदन करना सबसे अच्छा है, अन्यथा आप ठीक से उसका साथ नहीं दे पाएंगे, सु मेयाओ ने अचानक कहा। चेन जियांग की उन संप्रदायों में प्रवेश करने की तीव्र इच्छा थी। आखिरकार वहां पहुंचकर वह और भी अधिक दुर्जेय मार्शल कलाकारों की शक्ति का अनुभव कर सकेगा। वहां आत्मा क्यों भी प्रचुर थी जिससे वह अपनी यिन और यांग दिव्य शिराओं की पूरी क्षमता प्रदर्शित कर सकेगा। चेन जियांग, जू मिंग और जू जिलोंग के साथ वो शहर में दाखिल हुए। जू परिवार के अंदर कुछ दुकानें थीं, इसलिए उन्होंने चेन जियांग के साथ चेन परिवार के विला में जाने के निमंत्रण को ठुकरा दिया। चेन परिवार का विला अंदर से काफी गुलजार था। भोज में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। चेन जियांग ने जल्दी से अपने पिता का अभिवादन किया और अपने घर लौट गया। मेरी वर्तमान साधना नश्वर मार्शल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। मुझे लगता है कि अब मैं मध्य श्रेणी के नश्वर स्तर के दानों का परिशोधन शुरू कर सकता हूँ। चेन जियांग ने उन 2 सुंदर लड़कियों की ओर देखा जो सुगंधित चाय पी रही थीं। बाई यूयू ने कहा, हालांकि मैं कोई कीमियागर नहीं हूँ, फिर भी मुझे पता है कि नश्वर स्तर के दानों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत महंगी होती है। अगर आप उन्हें परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपको बड़ी मात्रा में आत्मा के सिक्के भी खर्च करने होंगे। सु मेयाओ ने हल्के से चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। क्या आपके पास नर्क स्पिरिट ग्रास और 1000 साल की रक्त स्पिरिट ग्रास नहीं है? अगर ये दोनों स्पिरिट हर्ब्स बिक जाएं, तो आपूर्ति का खर्चा ही काफी होगा। चेन जियांग स्पष्ट रूप से यह नहीं भूला था कि उसके पास ये 2 अनमोल आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी बहनों, क्या आपके पास कोई खजाना नहीं है? इस समय मेरे पास कोई उपयुक्त हथियार नहीं है। सु मेयाओ ने आह भरी, मेरा जादुई हथियार दुश्मन ने छीन लिया। सौभाग्य से मैं एक अंगूठी छुपाने में कामयाब रही, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कुछ कपड़े हैं और कुछ नहीं। इस विषय पर बात करते हुए बाई यूयू का सुंदर और आकर्षक चेहरा गुस्से से भर गया क्योंकि उसने गलती से चाय का कप कुचल दिया था। चेन जियांग आसानी से समझ गया कि उस जादुई हथियार में बहुत सारी अच्छी चीजें थीं। तुम 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास का अभ्यास करो। तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हथियार 4 जानवरों के दिव्य हथियार हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना आसान नहीं है क्योंकि हर एक दिव्य हथियार है। सु मेयाओ के शब्दों ने चेन जियांग को थोड़ा उत्साहित कर दिया। अध्याय 0018 पहला टकराव। अध्याय 18 पहला टकराव। दिव्य अस्त्र, देवताओं द्वारा प्रयुक्त अस्त्र, क्या ये स्पष्ट रूप से अत्यंत शक्तिशाली नहीं होंगे? और तो और कुल मिलाकर 4 ही थे।
लेकिन पिछले कथनों को सुनकर इन 4 राक्षसों के दिव्य अस्त्र अत्यंत विशिष्ट और अलौकिक भी थे। बाई यूयू ने कहा, इन 4 जानवरों के दिव्य अस्त्रों का जन्म 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास से हुआ था। हमारे गुरु को केवल 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास ही मिला, जबकि वास्तविक दिव्य अस्त्र बिना किसी निशान के खो गए। ऐसा कहा जाता है कि केवल वही व्यक्ति जो 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास का अभ्यास करता है, वह 4 जानवरों के दिव्य अस्त्रों की पहचान प्राप्त करने की आशा कर सकता है। सु मेयाओ ने अपने हाथ फैलाए और कहा, हालांकि मैं 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास करती हूँ, लेकिन मेरा उन 4 जानवरों के दिव्य अस्त्रों को खोजने का कोई इरादा नहीं है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। चेन जियांग और दोनों लड़कियां काफी देर तक बातें करते रहे। इन चर्चाओं से उन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। चेन जियांग ने चेन तियानहू से 10,000 स्पिरिट सिक्के लिए और जल्दी से स्पिरिट डैन हॉल पहुंच गया। वह एक मध्यम श्रेणी के नश्वर स्तर के डैन को परिष्कृत करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहता था। यह न केवल याओ परिवार की प्रतिभा को हराने के लिए था, बल्कि उसे अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने में भी मदद करना था। क्या कीमत वास्तव में 3 गुना बढ़ गई थी। काउंटर के पास खड़े चेन जियांग ने स्पिरिट डैन हॉल के भगवान को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आत्मा डैन हॉल के स्वामी ने उसकी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, ये बताई गई कीमत है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मालिक से पूछ सकते हैं। स्पिरिट डैन हॉल के मालिक। चेन जियांग ने पहली बार उसके जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना था। पहले क्या हॉल लॉर्ड की बात ही मायने नहीं रखती थी। आज से अगर चेन परिवार का कोई सदस्य कोई भी डैन खरीदेगा तो उसकी कीमत 5 गुना ज्यादा होगी। तभी एक घमंडी आवाज सुनाई दी। चेन जियांग को पता चल गया कि यह आवाज याओ तियानहुआ की है। स्पिरिट डैन हॉल को अप्रत्याशित रूप से याओ परिवार द्वारा खरीद लिया गया था। स्पिरिट डैन हॉल अचानक शांत हो गया। सब चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे उस किशोर को देख रहे थे। वह काफी सुंदर और गोरी त्वचा वाला था। उसने शानदार सुनहरे कपड़े पहने थे और उसके पीछे 2 बूढ़े आदमी थे जिनकी नजरें तेज थीं। उसकी आंखें गर्व से भरी हुई थीं। सबकी तरफ देखते हुए उसकी नजर आखिरकार चेन जियांग पर जाकर रुकी। ये किशोर याओ परिवार का प्रतिभाशाली सदस्य था, याओ तियानहुआ। वो शहर के अंदर दान सिर्फ स्पिरिट डैन हॉल में ही बेचे जाते थे। उनकी कीमतें तय करने का आखिरी फैसला उन्हीं का होता था। उन्हें खरीदना या न खरीदना पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर था। अब चूंकि स्पिरिट डैन हॉल पर याओ परिवार का कब्जा था, इसलिए याओ तियानहुआ की ईर्ष्या और नफरत चेन जियांग के प्रति बढ़ती गई और निश्चित रूप से चेन परिवार के प्रति नए रवैये में इसकी भूमिका रही। आप बैप्टाइजिंग मैरो डैन को परिष्कृत करने के लिए जड़ी बूटियां खरीद रहे हैं, और तो और पौधे भी। क्या आप उन्हें परिष्कृत करने वाले हैं? याओ तियानहू ने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा। तो क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो कीमियागर बन सकते हो? चेन जियांग ने व्यंग्य किया। मैंने सुना है कि तुम अच्छी सच्ची क्यूई लपटें छोड़ सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनका इस्तेमाल कीमिया के लिए कर सकते हो, क्योंकि लपटों के मामले में कीमिया बहुत ही नाजुक होती है। अगर तुम जैसा बेचारा बदमाश गोलियों को परिष्कृत कर सकता तो दुनिया में इतने कम कीमियागर नहीं होते। याओ तियानहू ने जवाब में व्यंग्य किया। चेन जियांग के दिमाग में एक विचार कौंधा, उसे बस एक चतुर योजना सूझी। हंसते हुए उसने कहा, याओ परिवार के महारथी, ये बेचारा बदमाश वाकई कीमियागिरी जानता है। अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत करो तो ही सही। याओ तियानहू अचानक हंस पड़ा। तुम्हें कीमिया समझ है? तुम्हें शेखी बघारकर दान को निखारना नहीं चाहिए। अच्छा, तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। चारा खाने वाली मछली को देखकर चेन जियांग मन ही मन खुश हुआ और उसने एक लाल रंग की स्पिरिट घास निकाली। ये स्पिरिट घास लगभग एक प्लेट के आकार की थी और एक अजीब सी गंध छोड़ रही थी। ये 1000 साल पुरानी ब्लड स्पिरिट घास थी जो उसने चेन हाओहाई से जीती थी। इस रक्त आत्मा घास के सामने आते ही आत्मा दान हॉल में मौजूद हर कोई अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना नहीं रह सका। यहाँ तक कि याओ तियानहुआ का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया। वह याओ परिवार का एक कनिष्ठ सदस्य था और एक नज़र में ही पहचान गया कि यह रक्त आत्मा घास कम से कम 1000 साल पुरानी है। यह एक बहुत महंगी आत्मा जड़ी बूटी थी और इसीलिए इसकी कोई निश्चित बाजार कीमत नहीं थी। मैं इस 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास पर दांव लगाना चाहता हूँ। क्या याओ परिवार का ये युवा स्वामी मेरे साथ दांव लगा सकता है? चेन जियांग ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जब तक मैं एक गोली को परिष्कृत कर सकता हूँ मैं जीतता हूँ। इसके विपरीत अगर मैं एक गोली को परिष्कृत नहीं कर पाता तो मैं हार जाता हूँ। इतना आसान? ये कैसे? क्या तुम मेरे साथ दांव लगाने की हिम्मत कर सकते हो? चेन जियांग के रूप को देखकर ऐसा लग रहा था कि अतुलनीय रूप से कीमती 1000 साल पुरानी आत्मा घास को बाहर लाना कोई मूल्यवान बात नहीं थी, क्योंकि वह इसे इतनी सहजता से बाहर लाया था। याओ तियानहुआ का स्वभाव बहुत घमंडी था। उसे अपनी इज्जत की बहुत चिंता थी। किसी भी हालत में वह शर्त को अस्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इस बार दांव बहुत ऊंचा था। हालांकि वह याओ परिवार का प्रतिभाशाली व्यक्ति था और उसके पास बहुत सारा पैसा था, फिर भी वह इस रक्त आत्मा घास के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकता था। चेन जियांग दरअसल 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास अपने साथ रखता था। इस वजह से बहुत से लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसे लूटने की हिम्मत तक नहीं करता था। आखिरकार वोहू शहर में चेन परिवार का बहुत सम्मान था। वर्तमान में चेन जियांग के पिता चेन परिवार के कुलपिता थे। चेन जियांग की स्थिति का अंदाजा 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास को देखकर ही लगाया जा सकता था। याओ तियानहुआ का रंग बेहद बदसूरत होते देख चेन जियांग को मन ही मन अच्छा लगा।
उसने 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास के एक छोटे से टुकड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, युवा गुरु याओ वोहू शहर में पहली बार आए हैं, इसलिए आपको पता नहीं चला कि मैं आपसे मजाक कर रहा था। चलो इस छोटे से टुकड़े पर दांव लगाते हैं। अगर मैं जीत जाता हूँ तो आपको बस मुझे बपतिस्मा देने वाली मज्जा दान को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक 3 परिपक्व जड़ी बूटियां देनी होंगी। उस रक्त आत्मा घास का एक नाखून के बराबर टुकड़ा बपतिस्मा मज्जा दान सामग्री के 3 सेटों के बदले में काफी था। याओ तियानहुआ का चेहरा काफी बेहतर हो गया और उसने मन ही मन राहत की गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। रक्त आत्मा घास प्राप्त करने के बाद चेन जियांग ने तुरंत अपनी घटिया कीमिया भट्टी निकाली और आत्मा दान हॉल के स्वामी को उसकी जांच करने दी। भट्टी में कोई समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद चेन जियांग ने कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उनका प्रसंस्करण शुरू कर दिया। इस समय हर कोई चेन जियांग को गौर से देख रहा था। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कमोबेश कीमियागर बनने की चाहत रखता था और कीमियागिरी की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष देखना उनके लिए एक दुर्लभ अवसर था। कोई भी कीमियागिरी की विभिन्न प्रक्रियाओं को देखने से मना नहीं करता था और अगर कोई किशोर इसे कर रहा हो तो भी कोई आपत्ति नहीं। चेन जियांग से सच्ची क्यों लपटें फूट पड़ी। स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी का बूढ़ा चेहरा चेन जियांग द्वारा उनका शिष्य बनने से इनकार करने के अफसोस से भर गया। लपटों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि यही ज्वाला कीमिया के लिए सबसे उपयुक्त है। लपटों को देखकर याओ तियानहुआ अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका क्योंकि उसका चेहरा बहुत उदास हो गया था। उसने मन ही मन कोसा, धिक्कार है इस बदमाश पर, इसने अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह छुपाया है। चेन जियांग की कुशल चाल और शांत भाव भंगिमा देखकर याओ तियानहु ने मन ही मन दांत पीस लिए। उसने निश्चय कर लिया था कि चेन जियांग को कीमियागिरी का कुछ अनुभव है और वह उससे कम भी नहीं। चेन जियांग निश्चित रूप से क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत करने में सबसे कुशल थे। इस गोली को परिष्कृत करना न केवल आसान था बल्कि इसके लिए बहुत कम जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती थी। अगर किसी को अपनी ज्वाला पर भी अच्छा नियंत्रण हो तो वह एक साथ कई गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। जब भीड़ ने चेन जियांग के चेहरे पर सहज भाव देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी को इतनी फुर्ती से डांस को निखारते नहीं देखा था। अनजाने में ही 1 घंटा बीत गया। चेन जियांग का थोड़ा गंभीर चेहरा गायब होते देख सभी को पता चल गया कि चेन जियांग ने निखारने का सबसे जरूरी चरण पार कर लिया है। हो गया। चेन जियांग ने अपनी कीमिया भट्टी का ढक्कन खोला। हॉल के अंदर जड़ी बूटियों की खुशबू फैल गई। सब लोग भट्टी के चारों ओर इकट्ठा हो गए और अंदर देखते रहे। सबने देखा कि 5 बर्फ जैसी सफेद गोलियों के चारों ओर धीरे धीरे सफेद धुंध घूम रही है। भीड़ ने गहरी सांस ली। चेन जियांग ने वास्तव में क्वेंचिंग बॉडी डैन को परिष्कृत किया था। स्पिरिट डैन हॉल के लॉर्ड का चेहरा जम गया। अपने सामने उन 5 क्वेंचिंग बॉडी डैंस को देखकर उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था। वह एक कीमियागर भी थे, इसलिए वह इन क्वेंचिंग बॉडी डैंस की गुणवत्ता को उनके रंग और सुगंध से साफ पहचान पा रहे थे। फिर भी क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता का था और कम समय में ही परिष्कृत किया गया था और इस घटिया कीमिया भट्टी से भी ज्यादातर लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इसे एक 16 साल के बच्चे ने परिष्कृत किया है। अध्याय 0019 मज्जा दान का बपतिस्मा। अध्याय 19 मज्जा दान का बपतिस्मा। याओ तियानहु का गोरा और सुंदर चेहरा बदसूरत होने लगा। उसके चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क रही थीं। चेन जियांग की कीमियागिरी की तकनीक से वह भी दंग रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में कोई और युवा कीमियागर भी है जो उसके बराबर का है। चेन जियांग ने 5 शरीर को शांत करने वाले दान अपनी हथेली पर रखे। कैंडी खाने की तरह उसने उन्हें मुंह में डाल लिया और मुस्कुराते हुए याओ तियानहुआ से कहा, अब क्या तुम मुझे बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान के लिए वो जड़ी बूटियां दे सकते हो। चेन जियांग को ताज़ी रिफाइंड श्वांस लेने वाली बॉडी डैंस खाते देख सबके मुंह के कोने सिकुड़ गए और वे चेन जियांग के अद्भुत कौशल को कोसने लगे। काश वे उसे बेरहमी से अपने पैरों से रौंद पाते। डैंस को नाश्ते की तरह खाना उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। क्या सभी कीमियागर आमतौर पर डैंस को कैंडी की तरह खाते हैं। चेन जियांग ने 5 क्वेंचिंग बॉडी डैन अपनी हथेली पर रखे। कैंडी खाने की तरह उसने उन्हें मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए याओ तियानहुआ से कहा, अब तुम मुझे बपतिस्मा देने वाली मज्जा डैन के लिए ये जड़ी बूटियां दे सकते हो। स्पिरिट डैन हॉल के स्वामी के दोनों हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने चेन जियांग को जड़ी बूटियों के 3 सेट दिए। आश्चर्य से देखते हुए उन्होंने पूछा, तुम बपतिस्मा देने वाले मज्जा डैन को शुद्ध करने की कोशिश तो नहीं करोगे। चेन जियांग ने अपना सिर खुजलाया। हर चीज का एक पहला अनुभव होता है और वो हमेशा बुरा नहीं होता। तुम्हारा स्पिरिट डैन हॉल अब इन डैन को इतने महंगे दामों पर बेच रहा है, इसलिए मैं अपने डैन को और बेहतर बनाने का ही सहारा ले सकता हूँ। चेन जियांग ने जड़ी बूटियां लीं और जाने के लिए मुड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर याओ तियानहुआ से कहा, युवा गुरु याओ, कुछ दिनों बाद हमारी कीमिया प्रतियोगिता का समय आ जाएगा। उस समय मुझे उम्मीद है कि आप जुए की बाजी बढ़ा पाएंगे और मेरे साथ दांव लगा पाएंगे। चूंकि यह एक प्रतियोगिता है इसलिए इसमें थोड़ा और रोमांच और मजा होना चाहिए। उस समय मैं भी बाजी बढ़ा दूंगा। अगर आप उनकी बराबरी नहीं कर पाते तो आपको मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। चेन जियांग अपने शरारती शब्दों को हॉल में छिपाकर चला गया। स्पिरिट डैन हॉल में सभी लोग अचानक उसकी शर्तों पर चर्चा करने लगे। 1000 साल पुरानी रक्त आत्मा घास की शर्त स्वर्ग को भी डरा सकती थी, इंसान तो क्या, और वह फिर भी शर्त बढ़ाना चाहता था। TLN बहुत अतिशयोक्ति स्माइली फेस। याओ तियानहुआ ने ऊपर जाने से पहले गुस्से से ठंडी सांस ली। स्पिरिट डैन हॉल के अंदर उसके स्वामी ने धीरे से कहा, असंभव।
वह केवल 16 साल का है। उसके लिए बपतिस्मा देने वाले मज्जा डैन को शुद्ध करना असंभव होगा। बपतिस्मा मज्जा दान सामग्री के 3 सेट मुफ्त में पाकर चेन जियांग का मूड बहुत अच्छा हो गया। जल्द ही वह बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत करने में सक्षम हो जाएगा। छोटे शैतान, नाव को खाई में मत मोड़ना, सावधान रहना ही बेहतर है, सू मेयाओ ने उसे याद दिलाया। बाकी चीजों की तुलना में कीमिया वाकई बहुत बोरिंग है, तुम्हें बस जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। बाई यूयू की डरावनी आवाज आई। ये सुनकर चेन जियांग सिहर उठा। वह जानता था कि बाई यूयू एक अद्वितीय स्त्री शैतान थी जो शैतानी अभ्यास कर रही थी। अचानक वह अब बाई यूयू के शैतानी अभ्यास नहीं करना चाहता। चेन जियांग चेन परिवार के विला में लौट आया। उसने चेन तियानहू से पूछताछ की और पता चला कि जू शियान और उसके पिता दोनों ही नगर स्वामी के विला में मेहमान बनकर रह रहे थे। इसके अलावा वोहू शहर के कई अन्य परिवार अक्सर उनसे मिलने आते रहते थे। ये जानना जरूरी है कि जू शियान के पिता के कई रिश्तेदार थे। चेन जियांग गुप्त भूमिगत पत्थर के कमरे में पहुंचा। बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करने के लिए उसे पहले ध्यान केंद्रित करना था और वह परेशान नहीं होना चाहता था। पैकेट खोलते हुए सू मेयाओ ने अपनी कोमल उंगलियों में जड़ी बूटियों को छुआ और संतुष्टि से सिर हिलाया। 50 साल पुराना ब्लड जिनसिंग, 50 साल पुराना स्पिरिट लीफ ग्रास, प्रोफाउंड एलिमेंटल फ्रूट और यांग फायर फ्लावर। इन चारों जड़ी बूटियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। बाकी जड़ी बूटियां सामान्य गुणवत्ता की हैं, लेकिन बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान के शोधन पर कोई असर नहीं डालेंगी। चेन जियांग ने एक अखरोट के आकार का सफेद फल और एक छोटा सा फूल उठाया जो सूरजमुखी जैसा दिख रहा था। ये क्रमशः प्रोफाउंड एलिमेंटल फ्रूट और यांग फायर फ्लावर थे। इनकी कीमतें बहुत ज्यादा थीं क्योंकि इन्हें पकने में कई साल लग गए थे। सू मेयाओ और बाई यूयू सारा दिन रिंग के अंदर नहीं रहना चाहती थीं, इसलिए जब भी मौका मिलता वे बाहर आ जाती। साथ ही वे अक्सर चेन जियांग से बातें भी करती रहती थीं, जिससे उन्हें बोरियत से बचने में मदद मिलती थी। चेन जियांग को भी अच्छा लगता था जब दोनों खूबसूरत हसीनाएं समय समय पर सामने आती थीं। आखिरकार वे बेहद खूबसूरत थीं और उनके दर्शन मात्र से ही लोगों को सुखद और आनंद का एहसास होता था। इन दोनों हसीनाओं के साथ होना एक बहुत ही शानदार अवसर था। बहन मेयाओ, अगर मैं ड्रैगन लार अभ्यास का इस्तेमाल करके बपतिस्मा मज्जा दान के लिए जड़ी बूटियां पकाऊं तो आपको क्या लगता है, इसमें कितना समय लगेगा? चेन जियांग ने पूछा। वह जानता था कि बपतिस्मा मज्जा दान के लिए जड़ी बूटियां कम से कम 10 साल पुरानी होनी चाहिए। सू मेयाओ ने अपनी प्यारी आंखें घुमाईं और कहा, इसमें शायद 10 दिन लगेंगे। अब आप नश्वर मार्शल दायरे के 6ठे स्तर पर हैं। अब आप ड्रैगन लार व्यायाम की क्षमताओं का अधिक उपयोग कर सकते हैं। स्पिरिट जड़ी बूटियों को परिपक्व होने में सिर्फ 10 दिन लगते हैं, जो कई सालों का समय ले लेते हैं। इससे चेन जियांग को बहुत हैरानी हुई। सू मेयाओ ने कहा, अभी से शोधन शुरू करो। बपतिस्मा मज्जा दान को परिष्कृत करते समय तुम्हें 2 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, क्योंकि दान बनाने के लिए ज्यादा जड़ी बूटियों की जरूरत होती है और हर जड़ी बूटी में ज्वाला प्रतिरोध का स्तर अलग अलग होता है, इसलिए तुम्हें अपनी ज्वालाओं को बेहद सटीक ढंग से नियंत्रित करना होगा ताकि कुछ सहायक जड़ी बूटियां जल न जाएं। दूसरा, जब गोली को ठोस बनाने और जमा देने का समय आए तो तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुमने उस समय गोली के सार को समझ लिया है। चेन जियांग ने एक एक शब्द याद करने की कोशिश की, फिर वह उस कम आकर्षक सुंदरी की ओर मुड़ा और पूछा, बहन यूयू, क्या आप कृपया रिंग के अंदर वापस जा सकती हैं? आपके शरीर से निकलने वाली ठंडी ची मेरी लपटों पर मेरे नियंत्रण को प्रभावित करेगी। बाई यूयू का चेहरा तुरंत और भी ठंडा हो गया, जिससे चेन जियांग ने जल्दी से कहा, बहन यूयू, आप बेहद खूबसूरत हैं। अगर यह आखिरी उपाय न होता तो मैं कभी नहीं चाहता कि आप जैसी अद्भुत सुंदरता किसी अंगूठी के अंदर वापस आए। सू मियो ने ये सुना और बार बार हंसी। सुंदर बड़ी बहन, इस छोटे बच्चे को डराओ मत, उसे शांति से अपना दान निखारने दो। रिंग में वापस लौटने से पहले बाई यूयू की आवाज सुनी जा सकती थी। चेन जियांग ने बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जो एक मध्यम श्रेणी का नश्वर स्तर का दान है। एक गोली 5000 स्पिरिट सिक्कों में बेची जा सकती थी। चूंकि स्पिरिट डैन हॉल की कीमतें अब बढ़ गई थीं, इसलिए इसे संभवतः 10,000 स्पिरिट सिक्कों में बेचा जा सकता था, जो 10 लाख छोटे स्पिरिट सिक्कों के बराबर था। जड़ी बूटियों को भट्टी के अंदर रखने के बाद चेन जियांग ने अपनी लपटें छोड़ी, साथ ही कीमिया भट्टी के अंदर की लपटों और तापमान को नियंत्रित किया। जड़ी बूटियों को इष्टतम तापमान पर पकाने और उनकी संबंधित आत्मा क्यूई को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र का तापमान थोड़ा थोड़ा बदला गया। बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों का उपयोग आसान नहीं था। चेन जियांग को प्रत्येक जड़ी बूटी की विशेषताओं को समझने और उनकी अग्नि प्रतिरोधकता की डिग्री निर्धारित करने में 1 घंटे से ज्यादा समय लगा। इस समय भट्टी के अंदर एक रंगीन आत्मा ची तैर रही थी। यह आत्मा ची उन आत्मा जड़ी बूटियों द्वारा सच्ची लपटों के माध्यम से पकाते समय मुक्त की गई थी। ये आत्मा दान के निर्माण में मुख्य सामग्री थी। जड़ी बूटियां धीरे धीरे हर्बल पाउडर में बदल रही थीं। चेन जियांग की दिव्य भावना धीरे धीरे हर्बल पाउडर को घेर रही थी। इस समय जब तक ये हर्बल पाउडर और मुक्त हर्बल क्यूई एक साथ मिल जाते, वह डैन को सफलतापूर्वक जमा सकता था। शुरुआत तो सब कुछ ठीक ठाक थी, लेकिन आखिरी चरण में चेन जियांग को पसीना आ गया। ये हर्बल क्यूई स्वभाव से बहुत क्रूर थी, जिससे इसके विभिन्न प्रकारों को एक साथ मिलाना बहुत मुश्किल हो गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान
को परिष्कृत करने से पहले दिव्य अनुभूति आवश्यक है। इन आत्मिक जड़ी बूटियों की हर्बल क्यूई को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। चेन जियांग ने चिपके हुए सोचा। फिर उसने अपनी आत्मा को एकाग्र किया और भी अधिक दिव्य अनुभूति मुक्त की, जिससे ये रंगीन हर्बल क्यूई आपस में मिल गए। कम से कम वे एक काली आत्मिक क्यूई में बदलने लगे और धूसर हर्बल पाउडर के साथ मिल गए। मुझे सफल होना ही होगा और टिकना ही होगा। चेन जियांग के दिल में बस यही ख्याल था। हर्बल पाउडर और हर्बल क्यूई धीरे धीरे घुल मिल रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसकी दिव्य इंद्रिय इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि उन्हें गोलियों में सफलतापूर्वक जमा सके। अध्याय 0020 एक विलक्षण प्रतिभा। अध्याय 20 एक विलक्षण प्रतिभा। चेन जियांग ने देखा कि कैसे हर्बल पाउडर मिश्रित होकर एक डैन में जमने वाले थे। टकराना। हवा में एक भयानक आवाज फैल गई और कीमियागर भट्टी से एक तेज क्यूई तरंग फूट पड़ी। चेन जियांग जल्दी से पीछे हटा और गिरे हुए ढक्कन को घूरता रहा। उसका चेहरा स्तब्ध था और उसकी पीठ से पसीना टपक रहा था। वह लानत भट्टी फट गई। क्या तुम ठीक हो? सू मेयाओ ने अपने बालों में कंघी करते हुए थोड़ी उपेक्षा के साथ पूछा। मैं ठीक हूँ, चेन जियांग ने सांस लेने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी कीमिया भट्टी का निरीक्षण किया कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से वह ठीक थी। सू मेयाओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई और उन्होंने उत्साह से कहा, तो फिर जारी रखो। ऐसा होना आम बात है। सू मियो की मनमोहक मुस्कान देखकर चेन जियांग के मन में बैठा असफलता का भाव दूर हो गया। शांत होकर उसने कुछ पल आराम किया और जड़ी बूटियां निकालीं। 1, 2 और 3 घंटे बीत गए और एक बार फिर चेन जियांग आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, लेकिन असफल रहा। सौभाग्य से भट्टी पिछली बार की तरह नहीं फटी थी। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, इसे परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है। जड़ी बूटियों का सिर्फ एक सेट बचा है, जिसका मतलब है कि मेरे पास सफल होने का सिर्फ एक ही मौका बचा है। चेन जियांग के झुर्रीदार चेहरे पर पसीना देखकर सू मेयाओ उसके पास आए। उसने गीले तौलिए से पसीना पोंछा और कहा, छोटे, इस बहन ने बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करते समय कई कीमिया भट्टियां जलाईं। तुम जिस गति से आगे बढ़ रहे हो उसमें तुम अच्छा कर रहे हो। मेरे अनुमान से तुम्हें सफल होने के लिए शायद कम से कम 20 और प्रयास करने होंगे। सू मेयाओ की मोहक आंखों में देखते ही चेन जियांग घबरा गया। उसकी खूबसूरती के आकर्षण ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी और उस पल उसके मन में उसकी नग्न छवि की कल्पना करने से वह खुद को रोक नहीं पाया। क्या 20 बार? ये नहीं चलेगा, मेरे पास खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, चेन जियांग ने कहा। उसने अपना सिर हिलाया, ध्यान केंद्रित करने और अपने मन में तैर रही उन विचलित करने वाली तस्वीरों को दूर करने की कोशिश कर रहा था। चेन जियांग के मन की बात पढ़कर सू मेयाओ ने प्यार से अपनी छाती थोड़ी हिलाई। छोटे लड़के, तुम कल्पनाओं की बेतहाशा उड़ान भर रहे हो। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे विचार बड़ी बहन की ओर भटक गए तो शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब हो जाएगी। अचानक चेन जियांग के मन में एक खूनी, खूबसूरत बाई यूयू का ख्याल आया, जो खून की प्यासी और क्रूर क्यूई से भरी हुई थी और कत्लेआम के लिए तत्पर थी। वह हंस पड़ा। उसे बेवकूफी महसूस हुई और उसने सू मेयाओ की खिलखिलाती कोमल छाती पर फिर से नजर डालने की हिम्मत नहीं की। सू मेयाओ के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान खिल उठी। उसके बाद चेन जियांग ने 1 घंटे से ज्यादा आराम किया। इस बीच उसने सू मेयाओ से बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत करने के अपने अनुभव का वर्णन सुना। जब चेन जियांग पूरी तरह से आराम कर चुका तो उसने एक बार फिर उसे परिष्कृत करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार ये दोगुनी तेजी से हुआ। लगभग 1.5 घंटे बाद वह दान को ठोस बनाने के अंतिम चरण में था। सू मेयाओ की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा। उसके विचार से चेन जियांग के लिए बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को इतनी जल्दी परिष्कृत करना असंभव था, लेकिन वह सफल रहा। इस प्रकार सू मेयाओ उस लड़के की रसायन विद्या की प्रतिभा के प्रति प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उस क्षण वह चेन जियांग के लिए एक अद्भुत और विविधतापूर्ण भविष्य देख सकती थी, जिसकी उसने स्वयं कभी अपेक्षा नहीं की थी। वरिष्ठ बहन, हमारी दिव्य शिराएं गलत व्यक्ति को नहीं दी गईं। इस व्यक्ति ने हमें निराश नहीं किया है। सू मेयाओ ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए रिंग के अंदर बाई यूयू को संदेश दिया। ये तो बस सबसे बेहतर है, बाई यूयू ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन सू मेयाओ को एक दुर्लभ मुस्कान का एहसास हुआ। एक क्षण बाद चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं। उत्साह से भरकर उसने भट्टी का ढक्कन खोला। अंदर क्या है, ये देखने के बाद उसने उत्साह से सू मेयाओ की ओर देखा। बहन मेयाओ, मैंने कर दिखाया। मैंने बपतिस्मा देने वाले मज्जा दान को परिष्कृत कर दिया है। बाई यूयू रिंग के अंदर से बाहर आए। उस पल सू मेयाओ की तरह उसकी आंखें भी आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें चेन जियांग पर टिका रखी थीं और उसकी अंतर्निहित प्रतिभा को देखकर वे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आमतौर पर एक ही समय में 3 बैप्टाइजिंग मैरो डैंस को परिष्कृत किया जा सकता था। चेन जियांग केवल 2 डैंस को ही परिष्कृत कर पाया, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में उसे केवल 1 दिन लगा। ऐसा काम सिर्फ कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। चेन जियांग के कार्यों से पता चला कि उसके पास न सिर्फ क्षमता थी, बल्कि एक असाधारण बोध भी था जो दान के जमने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों को भांप सकता था। कुछ प्रयासों के बाद ऐसी धारणा के साथ चेन जियांग सफल होने के लिए आवश्यक चीजों के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम हो गया। सू मेयाओ ने चेन जियांग के बालों को सहलाया। उसकी आकर्षक आंखें उस पर टिक गईं और वह मुस्कुराई और बोली, अच्छा दोस्त, तुमने मुझे निराश नहीं किया। सू मेयाओ की बात सुनकर बाई यूयू ने सहमति में सिर हिलाया।
उसकी आंखों का ठंडापन अब काफी कम हो गया था। दो तेजस्वी सुंदरियों को अपनी प्रशंसा करते और इतने करीब से देखते हुए चेन जियांग का दिल गर्व से भर गया। हालांकि इस बार वह सफल रहा, इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर बार सफल होगा। अपने अभिमान को, अपने संकल्प को कमजोर न करने देते हुए वह भूमिगत निजी कमरे से बाहर निकलने से पहले कुछ और दानों को परिष्कृत करने चला गया। जैसे ही वह वहां से निकला, छोटे से हॉल में बैठी बैंगनी स्कर्ट पहने एक लड़की उसकी नजर में आए। वह एक नेक दिल और बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए चेन जियांग का दिमाग खाली हो गया और उसने उलझन भरी आवाज में पूछा, जियान शियान, तुम यहाँ क्यों हो? जू जियान ने चेन जियांग की ओर देखा और कहा, क्या मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आ सकती? तुम तो बड़े हो, तो तुम्हें ही मेरी देखभाल करनी चाहिए, है ना? मैं ही क्यों हमेशा तुम्हारे पास आती रहती हूँ? आखिरकार इससे तो मैं दूसरों के सामने मजाक का पात्र बन जाऊंगी। चेन जियांग ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। वह सच में जू जियाजियान को ढूंढने जाना चाहता था, लेकिन पहले वह अपनी कीमियागिरी का अभ्यास करना चाहता था। वह जू जियाजियान के पास गया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा। लड़की का चेहरा लाल हो गया और वह शर्मा गई। जू शियान, मुझे सचमुच माफ करना, मैं अपनी कीमियागिरी में व्यस्त था, कृपया इसे मेरी माफी समझिए। चेन जियांग ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें 2 काले डैन थे। उनमें वही बैप्टाइजिंग मैरोडैन थे जिन्हें उसने अभी अभी परिष्कृत किया था। जू जियांगसियन ने डिब्बा खोला और धीमी आवाज में कहा, मैरोडैन का बपतिस्मा, क्या जियाओ जियांग भाई ने इसे परिष्कृत किया है? चेन जियांग मुस्कुराया और बोला, मैं इन्हें सिर्फ किस्मत की वजह से ही परिष्कृत कर पाया हूँ। मेरे पास अब और कच्चा माल नहीं है और मैं बस और खरीदने की तैयारी कर रहा था। लेकिन स्पिरिट डैन हॉल अब याओ परिवार का है। अगर मैं उनसे खरीदता तो मुझे बाजार की कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती। जियान शियान, क्या तुम मुझे इनमें से कुछ जड़ी बूटियां खरीदने में मदद कर सकती हो? जू जियान ने गंभीर विचार में अपना सिर झुका लिया। उसका व्यवहार और चेहरा कठोर हो गया और उसने गंभीर स्वर में कहा, जरूर, लेकिन जियाओ जिंग भाई, आप इस उम्र में बैप्टाइजिंग मैरोडैन को निखार सकते हैं? ये तो वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। जू जियांगसियन ने फिर अपनी आवाज को फुसफुसाते हुए कहा, जियाओ जियांग भाई, आप बाद में उन मार्शल आर्ट संप्रदायों में प्रवेश कर सकते हैं और सबसे अधिक संभावना है कि आप मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंच सकते हैं। चेन जियांग ने सिर हिलाया और कहा, मैं योजना बना रहा हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है। जियान शियान, क्या कोई संप्रदाय तुम्हें भर्ती करने आया है? लड़की ने आह भरते हुए जवाब दिया, यह कोई संप्रदाय नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है। इसे हमारे जू परिवार की कृपा प्राप्त है और यह मुझे पसंद करती है और चाहती है कि मैं इसका शिष्य बनूं। ये किसी मार्शल आर्ट संप्रदाय की सदस्य लगती है, लेकिन इसने इसकी पहचान के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया। मैं उसका पीछा करूंगी और जल्द ही। जू जियांगसियन ने निराशा में खुद को रोक लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर मार्शल कलाकार का लक्ष्य होता है और देर सवेर मैं भी जाऊंगा। चेन जियांग ने कहा और उसने 10,000 स्पिरिट कॉइन का नोट निकाला और जू जियांगसियन को दे दिया। चेन जियांग से बिल लेते हुए जू जियाजियान ने कहा, मैरोडैन का बपतिस्मा अब मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी और बदले में तुम्हें जरूरी जड़ी बूटियां दूंगी। जियाओ जियांग भाई, मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आती हूँ। जू जियांगसियन के जाने के बाद चेन जियांग ने जल्दी से स्नान किया। जैसे ही उसने स्नान किया, जू जियांगसियन एक परिपक्व और आकर्षक सफेद वस्त्रधारी महिला के साथ लौट आए। यदि चेन जियांग का पहले बाई यूयो और सू मेयाओ से सामना नहीं हुआ होता तो वह आसानी से उस महिला के प्रति आकर्षित हो जाता। जू जियांगसियन के साथ आए इस अधेड़ उम्र की सुंदरी का अंडाकार चेहरा था जिस पर किसी भी तरह का मेकअप नहीं था। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी और अप्रत्याशित रूप से वह जू जियांगसियन से किसी भी तरह कमतर नहीं थी। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने अपनी फीनिक्स जैसी आंखों से चेन जियांग को देखा और उसका सुंदर शरीर एक प्रभावशाली भाव प्रकट कर रहा था। उसकी आंखों में व्याप्त शक्ति के साथ उसे आसानी से एक अलग थलग देवी समझ लिया जा सकता था जिसके पास युद्ध की शक्ति थी।